अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोगों ने, आपको याद होगा, पोटेंशियोमीटर पे बात शुरू की थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर, कुछ बेसिक बातें जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ा दी थी उनको थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर के 3 डिफरेंट यूजर्स हैं। बहुत बेसिक से मैं बात नहीं शुरू कर रहा। वैसे मैंने शुरू में बताया था कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विद द हेल्प ऑफ विच आप पोटेंशियल को डिवाइड भी कर सकते हैं। एज ए पोटेंशियल डिवाइडर भी यूज़ होता है। और ये वाला सर्किट मैंने पोटेंशियोमीटर को एज ए पोटेंशियल डिवाइडर लास्ट टाइम आपको समझाया था, ठीक है। और मैंने बताया था ये पोटेंशियल डिवाइडर है और इस पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेरी करता है। इसकी हम लोगों ने लंबी चौड़ी बातें कर ली थी कि इसमें पोटेंशियल कॉन्टीन्यूसली वेरी करेगा। और इसके लिए मैंने सर्किट बनाया था। मैंने कहा था एक बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी की हम लोगों ने बात की थी नॉन ईएमएफ है। ये वैसे थोड़ा सर्वाइज करवा रहा हूँ। और इसके साथ यहाँ पर आप लोगों ने ए और जो बी पॉइंट्स हैं ना, इन ए और बी पॉइंट्स के दरम्यान में आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर की वायर को कनेक्ट किया था। ये बैटरी की नॉन ईएमएफ थी। इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर की वायर को लगा दिया था। अब जब हम एज ए पोटेंशियल डिवाइडर का आपसे सर्किट पूछेगा ना कि पोटेंशियोमीटर एज ए पोटेंशियल डिवाइडर का कौन सा सर्किट कनेक्ट है, तो उसके लिए आप लोगों ने ये वाला इसका सर्किट बनाना है। ये वाला सर्किट इसका करेक्ट होगा। इसमें आप लोगों ने इस पॉइंट ए के साथ एक वोल्ट मीटर लगा दी है और यहाँ पर सी स्टैंड फॉर स्लाइडिंग टर्मिनल है। हम प्रैक्टिकल में इसको इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग टर्मिनल हम इसको जोकी बोलते हैं, यानी इसको स्लाइडिंग टर्मिनल की बजाय ज़्यादातर वर्ड इसके लिए जोकी यूज़ हो रहा था। ये भी इस तरह मूव कर सकता है ना। तो अब अगर आप इस ए और सी पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि वी ए सी, इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल जो होगा वो इक्वल टू होगा। ये जो ई लिखी हुई है इस बैटरी की ईएमएफ है। समटाइम इस बैटरी की ईएमएफ की बजाय इसके लिए सिंबल वो वी भी यूज़ करते हैं ना, तो आप यहाँ पर फिर वी भी लिख सकते हैं। इनटू आर क्या चीज़ है, इस ए और सी के दरम्यान में रेजिस्टेंस। और कैपिटल आर यहाँ पर क्या चीज़ है, ये मैंने ऊपर वैसे लिखा भी है कि जो ए बी वायर है ना, इस ए बी वायर की टोटल लेंथ, ये रियोस्टेट की वायर है ना, और जिसकी मैंने बोला था कि यूजली लेंथ 4 मीटर होती है, नॉट ऑलवेज, बट अगर आपसे पूछे कि इसकी यूजली लेंथ कितनी होती है तो पोटेंशियोमीटर की वायर की यूजली लेंथ 4 मीटर होती है। इसकी सिंबल एल मैं से डिनोट कर रहा हूँ इसको। इसकी रेजिस्टेंस को सपोज करें कैपिटल आर कह रहे हैं। तो इस दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल के लिए एक तो आप इस बैटरी की ईएमएफ या वोल्टेज चाहिए होगी, फिर जिन दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल मेजर करना है उनकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। फिर आपको पता है कि हम इस रेजिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि अगर आपको जिन दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल मेजर हो रहा है उस केस में आपको इस पोटेंशियोमीटर की वायर की टोटल रेजिस्टेंस अगर गिवन हो और उन दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो वायर है उसकी रेजिस्टेंस गिवन हो, हम इन वायर की रेजिस्टेंस काउंट नहीं करते। हम ये इमेजिन करते हैं कि इन वायर की रेजिस्टेंस 0 है, लेकिन ये जो पोटेंशियोमीटर की वायर होती है ना, इस पोटेंशियोमीटर की वायर की रेजिस्टेंस को हम 0 कंसिडर नहीं करते। ये आप लोगों ने याद रखना। मतलब नॉर्मली हम इसकी वायर को 0 रेजिस्टेंस इसकी कंसिडर नहीं करते, तो इसीलिए हम यहाँ पर आर लिख भी रहे हैं, ठीक है, इसकी वायर को। या इसका दूसरा मेथड ये होता है कि अगर आपको इस ए और सी पॉइंट्स के दरम्यान में लेंथ गिवन हो और पोटेंशियोमीटर की वायर की टोटल लेंथ गिवन हो तो फिर भी आप पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं। ये बातें होगी थी। आगे आज हम लोगों ने उस दिन ये वाला सर्किट भी आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया था। यहाँ पर वही बैटरी लगी जिसकी ईएमएफ ये है। ये वाला जो सर्किट आप लोगों ने बनाया था ना, ये सर्किट हम लोगों ने बनाया था अननोन ईएमएफ मेजर करने के लिए। कि अगर आप अननोन ईएमएफ मेजर करना चाह रहे हैं तो फिर अगर आपसे पूछता है तो आप ये वाला सर्किट चूज़ करेंगे। इस सर्किट पे ज़रा गौर करें। इसके अंदर एक बैटरी लगी जिसकी नॉन ईएमएफ है, ए बी वही पॉइंट्स, पोटेंशियोमीटर की वायर यहाँ पर लगी हुई है। अब आप लोगों ने जिस बैटरी की ईएमएफ मेजर करनी होगी उसको आप लोगों ने टर्मिनल ए के साथ कनेक्ट कर देना। तो देखें इस बैटरी की ईएमएफ को मैंने ई ऑफ एक्स लिखा है ना, इसकी ईएमएफ को मैंने मेजर करना है। इसको मैंने यहाँ कनेक्ट कर दिया और साथ में आप लोगों ने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया और यहाँ स्लाइडिंग टर्मिनल। दोबारा देख लें, एज ए पोटेंशियल डिवाइडर यूज़ करते हुए वोल्ट मीटर लगता है, लेकिन मेजरमेंट ऑफ अननोन ईएमएफ के लिए वोल्ट मीटर के बजाय गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और यहाँ पर वो बैटरी लगा देते हैं जिसकी ईएमएफ आप लोगों ने मेजर करनी होगी। अब इशू ये होगा कि इस गैल्वेनोमीटर के एंड पे दो पोटेंशियल हैं, एक इस तरफ
इस बैटरी का कुछ पार्ट इधर भी पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा होगा ना, यानी इस बैटरी का कुछ पार्ट पोटेंशियल का यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहा होगा, और एक इधर बैटरी EFX भी लगी हुई है। अब वो कहते हैं जैसे ही आप इस सर्किट को लगाएंगे तो अगर आपके पास, और हमें ये चीज़ तो पता है ना कि इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में जो पोटेंशियल है वो VAC है, और VAC किसका पार्ट है, इस बैटरी का कुछ पार्ट है ना VAC। अब हमें ये पता है, और इसके इस गैल्वानोमीटर के इस साइड पे पोटेंशियल कौन सा EFX है। अब मैं कह रहा हूँ कि इफ़ गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, अगर आप ये कह दें कि नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, या आप खाली ये कह दें कि गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, ये पूरी बात लिख सकता हूँ, इफ़ नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ये होगा कि इस गैल्वानोमीटर के इस तरफ पोटेंशियल कितना है, VAC है, और इस तरफ पोटेंशियल कौन सा EFX, ये दोनों आपस में अनइक्वल हैं। देखिए ना, डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब क्या है, अगर गैल्वानोमीटर की नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है इसका मतलब है इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, अगर इसकी नीडल डिफ्लेक्शन दे रही है इसका मतलब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, और अगर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके दोनों साइड पे, इस साइड पे पोटेंशियल EFX, इस साइड पे पोटेंशियल VAC, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तभी इसकी नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी। अब इशू ये है कि ये चीज़ तो अननोन है, इसको तो आप लोगों ने मेजर करना है। तो अब आप लोग ये चाहते हैं कि गैल्वानोमीटर की नीडल जीरो डिफ्लेक्शन शो करे, तो आपके कंट्रोल में किसको चेंज करना है, VAC को तो आप चेंज कर सकते हैं, ये VAC लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस स्लाइडिंग टर्मिनल C को, जिसे हम जोकी भी बोलते हैं, इसको हम A और B पॉइंट्स के इधर डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करते रहेंगे। जब इस C को डिफरेंट पॉइंट्स पे टच करते रहेंगे तो उस वक्त ये स्मॉल l चेंज नहीं हो रही होगी, क्योंकि स्मॉल l कौन सी लेंथ है, A और C के दरम्यान में लेंथ है। तो अगर C पॉइंट की हम पोजीशन को चेंज करेंगे इधर, तो आपके पास स्मॉल l भी क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। क्लियर होगी बात कि स्मॉल l यहाँ पर वेरिएबल है, इसको भी हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं ना। तो हम जब C की पोजीशन चेंज करेंगे उससे इस फार्मूले में L की वैल्यू चेंज होगी, और ये दोनों चीज़ें तो कांस्टेंट ही रहेंगी ना, क्योंकि ये इस बैटरी की EMF है, ये इसकी टोटल लेंथ है, वो तो चेंज नहीं हो रही। स्मॉल l चेंज हो सकती है C को मूव करवाने से। अब जब स्मॉल चेंज होगी तो VAC भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। तो इस मूवमेंट के दौरान जब A और B पॉइंट्स के दरम्यान में C को मूव करवाते रहेंगे, एक ऐसा पॉइंट भी आएगा ना A और B पॉइंट के दरम्यान में, सपोज करें इस जगह पर कोई एग्जांपल दे रहा हूँ, चलिए इसको थोड़ा चेंज कर लेते, तो सपोज करें इस जगह पर वो पॉइंट आ गया, यानी C टर्मिनल जब इस जगह पर आया है, कि जब C को अब यहाँ पर लेकर आए हो ना, तो ऐसा हुआ है कि नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर देंगे। आप लोगों ने ये कहना है कि एक पॉइंट ऐसा ज़रूर आएगा बिटवीन A एंड B, ये A और B है ना, ए पॉइंट बिटवीन A एंड B एट विच नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन। तो एक ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा बिटवीन A एंड B जिसके ऊपर आकर नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर शो ज़ीरो डिफ्लेक्शन, जिस पे गैल्वानोमीटर की नीडल ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगी। अब अगर गैल्वानोमीटर की नीडल ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगी ना, तो वो जो पॉइंट होगा ना, सपोज करें ये वाला पॉइंट है जिस पे गैल्वानोमीटर की नीडल ने ज़ीरो डिफ्लेक्शन दी है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड, उस पॉइंट को फिर क्या कहेंगे, पॉइंट बिटवीन A एंड B एट विच नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर शोज ज़ीरो डिफ्लेक्शन, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कॉल्ड बैलेंस पॉइंट। तो अगर पूछते हैं ना कि वो पॉइंट का नाम क्या होगा, तो हम बोलेंगे उस पॉइंट को हम बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं, या उस पॉइंट को हम नल पॉइंट भी कहते हैं। तो A और B वायर्स, जो पोटेंशियोमीटर की वायर है, उसके दरम्यान में वो पॉइंट, जब ये वाला गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन देगा, उस पॉइंट को हम नल पॉइंट या उसको हम बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। और उस वक्त जो लेंथ होगी, एंड लेंथ L ऑफ वायर, ठीक है ना, उस वक्त उस वायर की जो लेंथ L होगी, ज़ाहिर है लेंथ ऑफ वायर L उस वक्त ये वाली लेंथ होगी, उस पॉइंट पे जो वायर की लेंथ होगी ना L, एंड लेंथ L ऑफ वायर इज कॉल्ड बैलेंस लेंथ। उस लेंथ को आप लोगों ने किसका नाम देना है, बैलेंस लेंथ का नाम देना है। तो बैलेंस लेंथ कौन सी होगी, वैसे तो ये L वेरिएबल है ना, तो L की वो वाली वैल्यू जिसके ऊपर गैल्वानोमीटर की नीडल ज़ीरो डिफ्लेक्शन दे दे, उस L की वैल्यू को हम किसका नाम देंगे, बैलेंस लेंथ का नाम देंगे। तो ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है कि आप लोगों ने इस जोकी को मूव करवाना है A एंड B, और फाइंड आउट करना है बैलेंस पॉइंट, और जब बैलेंस पॉइंट आ जाएगा उस वक्त ये जो लेंथ बनेगी, इस लेंथ को हम किसका नाम दे देंगे, बैलेंस लेंथ का नाम दे देंगे। अब देखिए, अब गैल्वानोमीटर
इस बैलेंस पॉइंट पे कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। अगेन हम कहेंगे तो ये ना कि इसके इस तरफ पोटेंशियल कितना है, सी पॉइंट इधर चला गया, VAC है, और इस तरफ पोटेंशियल कौन सा, EFX है। इसका मतलब है ये दोनों पोटेंशियल अब आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए हैं, तभी गैल्वानोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। हम कह सकते हैं कि इस स्टेज पे आकर जब गैल्वानोमीटर की नीडल जीरो डिफ्लेक्शन दे रही है, उस स्टेज पर आकर सिचुएशन क्या डेवलप होगी। अब जरा गौर करें ना, पहले तो फार्मूला आपके पास ये वाला लिखा हुआ था ना, VAC EMF/L, तब हमें पता चल गया कि एट नल पॉइंट ना, यानी जब नल पॉइंट आ जाएगा उस वक्त हमें पता है जो अननोन बैटरी की EMF है, पता ना गैल्वानोमीटर की एक तरफ ये वाली थी और दूसरी तरफ पोटेंशियल VAC है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये याद रखना है कि नल पॉइंट जब आएगा उस वक्त VAC जो होगा वो अननोन EMF के इक्वल होगा इसका पोटेंशियल। तभी तो जो सर्किट आपको मैं बता रहा था, ये वाला सर्किट जो है, इसमें गैल्वानोमीटर की नीडल रिफ्लेक्शन नहीं दे रही, क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल आपस में अब क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब यही सारा फार्मूला आप दोबारा लिख सकेंगे, EFX इक्वल टू EMF स्मॉल एल ओवर कौन सा हो जाएगा, कैपिटल एल। अब इस फार्मूले में लेंस के साथ देखें मैंने वेरिएबल कलर से लिखा हुआ है, लेकिन जब आप इधर अननोन बैटरी की EMF लिखेंगे, ये वो बैटरी है ना जिसकी EMF जो वो अननोन है, इस अननोन EMF को हम बोलते हैं बैलेंस लेंथ। मतलब इस फार्मूले में इस बैटरी के लिए लेंथ फिक्स होगी, यानी ये जो बैटरी है किसी भी पर्टिकुलर बैटरी के लिए ये वाली इसकी बैलेंस लेंथ क्या होगी, फिक्स होगी। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अब इस फार्मूले में जो L लिखा हुआ है वो बेसिकली जो है वो बैलेंस लेंथ है। अब देख लें, अब आप अननोन EMF कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको ये जो बैटरी लगी है इस बैटरी की EMF पता हो, और मैंने बोला ना इस फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं, VL ओवर कैपिटल L भी लिख सकते हैं, क्योंकि समटाइम उस बैटरी की EMF के बजाय उसकी सिंबल को V भी यूज़ करते हैं ना। तो अगर आपका कभी क्वेश्चन आ जाता है ना कि आप इस अननोन बैटरी की EMF बताएं, तो अगर आपको वो जो बैटरी ये वाली लगी हुई है इस बैटरी की वोल्टेज या EMF गिवन हो, ठीक है, इस बैटरी की आपको वोल्टेज या EMF गिवन हो, दूसरी क्या चीज़ आपको बताओ, बैलेंस लेंथ पता हो, और पोटेंशियोमीटर की वायर की टोटल लेंथ पता हो, तो इस फार्मूला से अब हम अननोन EMF को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट था कि किसी भी बैटरी की जो अननोन EMF होती है उस अननोन EMF को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो आपको मैंने बताया कि उस अननोन EMF को मेजर करने के लिए हम जिस वायर की बात कर रहे होंगे उस वायर की जब तक आपका बैलेंस लेंथ नहीं कैलकुलेट हो जाती उस वक्त तक आप उस अननोन EMF को मेजर नहीं कर सकते। बस ये दो छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि अननोन EMF हम कैसे मेजर करेंगे। इसकी दो लिमिटेशन भी लिखी जाती हैं, वो लिमिटेशन भी ज़रा आप देख लें। मैं लिमिटेशन लिख सकता हूँ फिर इस पर बात भी करूँगा। पहली लिमिटेशन अपने पास लिख लें कि जब हम अननोन EMF मेजर करते हैं उसकी लिमिटेशन क्या है। पहले आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो पोलैरिटी ऑफ बैटरीज है ना, पोलैरिटी ऑफ बैटरी should not polarity of battery should not be opposite to cell। ये मैं समझाता हूँ आपको बात, should not be opposite to cell। इस चीज़ को मैं बैटरी का नाम दे रहा हूँ ना, ये जो चीज़ है इसको हम बैटरी बोल रहे होते हैं क्योंकि ये यूजली बड़ी होती है, इसको बैटरी कह रहे हैं और इसको सेल कह रहे हैं। दोनों को भी बैटरी बोल सकते हैं, हरज कोई नहीं होता। कि बैटरी पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट अपोजिट टू सेल, यूँ कह लें ये यूँ कह लें पोलैरिटी ऑफ बोथ द बैटरी शुड नॉट अपोजिट टू ईच अदर, कि दोनों बैटरीज की पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का ये है, देखिए ये बैटरी है ना, ये सेल है, ये दोनों को बैटरीज कह दें तो दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होनी चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि अगर इस तरफ इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ना तो इस बैटरी का भी इस तरफ पॉजिटिव ही आना चाहिए। अगर इसका राइट साइड पे नेगेटिव है तो इसका भी देखें राइट साइड पे क्या है, नेगेटिव है, यानी दोनों की पोलैरिटी सेम होगी तो आप अननोन EMF को मेजर कर सकते हैं। अगर दोनों की बैटरी सेम, दोनों की सॉलिड पोलैरिटी सेम नहीं होगी तो हम अननोन EMF को मेजर नहीं कर सकते। अब हम उस वक्त अननोन EMF को क्यों नहीं मेजर कर सकते, ये फिर अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं होगी तो फिर हम अननोन EMF को क्यों मेजर नहीं कर सकते। ये मैं इस पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। एक और बात हम लिख रहे होते हैं लेकिन वो बात इतनी ठीक तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बुक में वर्ड यूज़ होता है अक्सर इसलिए मैं बात लिख सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं स्टार भी बना रहा हूँ। स्टार का मतलब है कि ये बात इतनी ठीक नहीं है, इसकी डिटेल में भी हम थोड़ी देर तक जाएंगे। वो ये होता है कि जो बैटरी होती है, जो हम बैटरी यूज़ करते हैं उसकी जो EMF होती है दैट इज़ ग्रेटर दैन
सेल्स ईएमएफ, इस बात को भी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। वो ये कहना चाह रहा है कि असल में ये जो बैटरी अब यूज़ कर रहे हैं ना, इस बैटरी की ईएमएफ जो है इस सेल की ईएमएफ से बड़ी होनी चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा है कि ये जो बैटरी की ईएमएफ है ये सेल की ईएमएफ की क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, तब हम लोग जो है वो अननोन ईएमएफ को मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना। इफ़ अगर ऐसा हो जाए, ई एफ एक्स ग्रेटर हो जाए ई से, तो फिर ये वाली जो चीज़ होगी वो कैन नॉट बी मेजर्ड। इस पे अभी मैं बात करूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बात थोड़ी सी डाउटफुल है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अननोन बैटरी जो है जिसकी ईएमएफ को मेजर करना है, अगर वो नॉन बैटरी की ईएमएफ से ज़्यादा हो जाए तो फिर इस चीज़ को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि अगर आपके पास नॉन ईएमएफ जो है या बैटरी की ईएमएफ जो है वो अननोन ईएमएफ से ग्रेटर हो, ये तो मेजर्ड की सिचुएशन लिखी हुई है ना, ये तो मेजर्ड की सिचुएशन लिखी हुई है कि अगर ये वाली चीज़ इस चीज़ से ग्रेटर हो तो फिर इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं। ये बात थोड़ी सी ठीक और थोड़ी सी रॉन्ग भी है। इसमें गलती क्या है वो भी हम थोड़ी देर तक इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बस ये इसकी बेसिक थ्योरी थी जो आपको थोड़ा सा थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, उन क्वेश्चन से फिर आपको ये कंसेप्ट ज़्यादा जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि एमडी कैट वगैरह के कोर्स में ये टॉपिक नया ऐड हुआ है, इसलिए आपको इसके कोई ख़ास क्वेश्चन पास पेपर में नज़र नहीं आएंगे। मुझे जो थोड़े इसके बेहतर क्वेश्चन लगे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जो आए हुए हैं, उनकी थोड़ी सी मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ठीक है। उसकी कलेक्शन जो है, देखें मैं सर्किट एक बनाता हूँ, सर्किट्स की ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि मैं तो वैसे सारे क्वेश्चन आपको सर्किट बनाकर ही समझाऊंगा, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि सर्किट नहीं भी बना हुआ आता, ठीक है ना, वो इस सर्किट को वर्डिंग में लिख देता है। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ये भी ख्याल रखना है कि समटाइम्स सर्किट की बजाय इसकी वर्डिंग के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको वो चीज़ याद है तो आप वर्डिंग के क्वेश्चन भी बना तो सकते हैं, इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। ये जनाब कुछ इस तरह की सिचुएशन है, ये ए बी कर लें, ये स्लाइडिंग टर्मिनल सी है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है जिसकी जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है जिसकी ईएमएफ 8 वोल्ट है। ये पता नहीं क्या होती बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस, इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, सपोज कर लेते हैं 2 ओम ले लेते हैं, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। इस ए बी वायर की जो टोटल लेंथ है ना वो 10 मीटर ले लेते हैं। ये ए से बी तक जो वायर है उसकी लेंथ 10 मीटर है, और ए से सी तक जो वायर है ना इसकी लेंथ को हम स्मॉल एल कह लेते हैं। ये आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। स्मॉल एल कह लें, एक्स कह लें, वैसे ज़्यादातर वो एक्स कहते हैं क्वेश्चन में ना, एक्स फाइंड आउट करें। तो इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ आती है, मैं स्टेटमेंट भी लिख सकता हूँ, फाइंड एक्स, ज़्यादातर एक्स कहते हैं, एक्स मीन वो बैलेंस लेंथ या स्मॉल एल, फाइंड एक्स सच दैट, बहुत आसान सवाल है, फाइंड एक्स सच दैट गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कहता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें सच दैट गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि ये ब्रिज बैलेंस हुआ है। तभी देखें मैंने इस गैल्वानोमीटर की नीडल को बिल्कुल सीधा शो कर दिया, ये गैल्वानोमीटर है ना, इसकी नीडल को मैंने स्ट्रेट इसलिए शो किया है कि सवाल में वो ये पूछ रहा है कि आप लोगों ने इस एक्स की वैल्यू बतानी है सच दैट गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। देख लें कि बिल्कुल सीधी लाइन का मतलब ये है कि जो गैल्वानोमीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। बहुत आसान सवाल, बड़े आराम से अब आप कर भी सकते हैं इसको। देखिए अभी हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा है, अभी हम लोगों ने बच्चों इसका फार्मूला इस तरह के सवालों को हल करने के लिए पढ़ा है कि हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना वो जो बेसिक रूल था। हमारा बेसिक रूल क्या था, अननोन बैटरी की ईएमएफ ये होता था ना, जो नॉन बैटरी होती थी उसकी ईएमएफ, उसके बाद स्मॉल एल ओवर कौन सा होता था, कैपिटल एल। और हमें ये पता है कि हम इस स्मॉल एल को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं। बस ठीक होगा, इसमें सारी वैल्यूज आपको पता है, पुट कर दें। आपके पास इस बैटरी की ईएमएफ कितने वोल्ट आपको गिवन है, 8 गिवन है, 8 है ना उस बैटरी की ईएमएफ आपको 8 गिवन है। वी लिखें, ईएमएफ लिखें, बात एक है, ये आपको कितनी गिवन है 20, ये 20 गिवन है, इंटू एक्स एल तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई टोटल लेंथ। देखिए सवाल में 10 मीटर गिवन है, ये मैं आपको समझा रहा था कि यूजुअली 10 मीटर होती है,
ये नहीं कि ऑलवेज सॉरी यूजली 4 मीटर होती है। यूजली क्यों बोल रहा हूँ 4 मीटर होती है, हमारी जितनी भी लैब्स हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल कर नहीं सके होंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से, लेकिन जितनी भी लैब्स हैं सब में जो पोटेंशियोमीटर पड़े हुए हैं उनके ऊपर 4 मीटर की ही वायर लगी होती है। लेकिन एमसीक्यू या न्यूमेरिकल में तो कुछ भी वायर की लेंथ वो यूज़ करता है, ठीक है ना। तो ये 0 0 से कैंसिल हो गया, हमें एक्स चाहिए, तो एक्स किसके किलो हो जाएगा, 8/4 हो जाएगा। तो 8/4 आपके पास 8/2 हो जाएगा ना, सॉरी ये 2 इधर आकर डिवाइड हो गया। तो इस केस के अंदर एक्स की लेंथ कितनी बनेगी, 4 मीटर बनेगी। तो ये वो कह रहे हैं कि इस केस में अगर हम एक्स कैलकुलेट करेंगे तो योर एक्स बिकम इक्वल टू 4 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो क्वेश्चन अभी आप सॉल्व कर रहे थे, इस क्वेश्चन में ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी 10 मीटर है ना, तो ये कितने मीटर पे आकर बैलेंस होगा, 4 मीटर पे आकर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया आपको बात। थोड़ा सा मैं आपको इसका ना कंसेप्ट भी समझाने के लिए कोशिश करता हूँ। ये तो सवाल हल हो गया, बैलेंस लेंथ इसकी 4 मीटर आपको आइडिया हो गया। इस तरह के सवाल आएंगे, थोड़ा सा इसको जरा फील भी करते हैं। देखिए इधर ये टर्मिनल था पॉजिटिव, ये टर्मिनल था नेगेटिव, ये आगे वायर लगी हुई है ना। मैंने बोला वायर की रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते, लेकिन इस वायर की रेजिस्टेंस को हम जो है वो मतलब अगर नहीं गिवन तो फिर ठीक है, गिवन हो तो अभी मैं कुछ गिवन के भी क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये वाला पॉइंट आपका कितने वोल्ट हुआ, 20 वोल्ट। इन वायर की रेजिस्टेंस को हम काउंट नहीं करते, ए बी की जो होती है उसको हम काउंट कर रहे होते हैं। हम इस पर रजिस्टर बनाते नहीं, लेकिन हम माइंड में ये रखते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस है। ये कनेक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस नहीं होती। किन की रेजिस्टेंस हम नहीं लेते होते, जो कौन सी वायर्स होती हैं, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं ना, जो कनेक्ट कर रही होती हैं। ये जो अब आप कहेंगे कि ए बी भी तो सर कनेक्ट कर रही, देखिए ए बी जो है वो बेसिकली अंडर ऑब्जर्वेशन वायर है ना। ये तो पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसका बिहेवियर। तो इस तरफ इसका 20 हो गया, ये लंबी चौड़ी बातें इसमें मैंने की हुई है। ये 20 वोल्ट है जिसको 0 मान लेते हैं, इस तरफ 0 हो गया। एक तरफ 20 है और दूसरी तरफ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आपको सोचना ये चाहिए था, बल्कि मुझसे पूछना भी ये चाहिए था कि सर इस तरफ आप लोगों ने बोला कि इसकी जो ईएमएफ है वो 8 वोल्ट है। अब जब ये इसका करंट इस रजिस्टर में से गुजरेगा, मैंने बोला ना इसकी ईएमएफ 8 वोल्ट है, जब इसका करंट इस रजिस्टर में से गुजरेगा तो रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आ जाएगा, जिसकी वजह से इसके बैटरी के टर्मिनल तो ये बनेंगे ना, हमें तो टर्मिनल का पोटेंशियल यूज करना पड़ेगा ना। इस कंसेप्ट को थोड़ा समझिए। देखिए ये 0 पे है तो ये आगे कनेक्टिंग वायर है, तो ये वाला पोटेंशियल भी किस पे हुआ, 0 पे हुआ ना। कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल 0 वोल्ट पे हुआ। क्वेश्चन हल हो गया, बस कंसेप्ट थोड़ा सा एक समझाना चाह रहा हूँ। अगर समझ जाएंगे तो आपको थोड़ी आगे बड़ी हेल्प मिलेगी, अगर नहीं भी समझ आएगी तो तब भी मतलब आपके क्वेश्चन तो धूम धड़के से सॉल्व होंगे। ये 0 है तो ये भी 0। अब इस तरफ कितना लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है ना। अब देखना ये है कि जब इस रजिस्टर में से गुजरा है तो ये 8 वोल्ट से चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ। देखिए नहीं हुआ चेंज, क्योंकि आप लोगों ने क्या बात की कि गैल्वानोमीटर क्या शो कर रहा है, 0 डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है तो इट जस्ट बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैटरी की ईएमएफ 8 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 8 वोल्ट होगा, तो इस इंटरनल रजिस्टर में से गुजरने के बाद भी पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट ही होगा। सादा लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ओपन सर्किट है, इसमें ईएमएफ बराबर होगा किसके, वी टर्मिनल के, क्योंकि ये वाला सवाल किस सर्किट का है, ओपन सर्किट का है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो आपसे ये पूछ सकता है सवाल में, जिसके चांसेस थोड़े कम है, वो आपसे पूछ सकता है कि जब इस वायर की लेंथ, अभी आप लोगों ने क्या बोला था, एक्स कितने मीटर है, 4 मीटर है ना। वो सवाल आपसे ये पूछ सकता है कि उस वक्त इस सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। जब इस वायर की बैलेंस लेंथ 4 मीटर है, उस वक्त इस सी पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, इधर 0 0 0, इधर 0 आ गया, आगे इधर 8 लिखा था 8 हो गया। ये रजिस्टर में पोटेंशियल चेंज होना था, क्योंकि ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आया नहीं। इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 8 वोल्ट होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है पुरानी, ईएमएफ ई टर्मिनल के बराबर होती है ओपन सर्किट में, तो ये भी ये टर्मिनल पोटेंशियल होगा ना। तो ये भी कितने वोल्ट हुआ, 8 वोल्ट हुआ। अब आगे तो क्या लगी, कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर कनेक्टिंग वायर, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा, 8 वोल्ट होगा। जब आपका ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। दो बातें समझे, शॉर्टकट इसका ये है कि जब बैलेंस पॉइंट आता है या जब गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करता, उस बैलेंस लेंथ के ऊपर, उस बैलेंस लेंथ के ऊपर जो पॉइंट सी है सपोज करें, उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही होगा जितनी इस अननोन बैटरी की क्या ईएमएफ है।
अगर ये 8 वोल्ट है तो इस वक्त इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, 8 वोल्ट ही होगा। मतलब ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अगर आप डायरेक्ट याद अगर समझ के करना चाहते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज अगर आपको उस सारे सर्किट ज़ाहिर है पेपर में आप इस तरह लंबे चौड़े मैथड से तो नहीं करेंगे ना, पेपर में आप ये याद रखेंगे कि जब बैलेंस लेंथ आती है इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछेगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल किसकी इक्वल होगा, इस अननोन बैटरी की ईएमएफ के ही इक्वल होगा। क्योंकि यहाँ पर तो मैंने इसकी ईएमएफ को बता दिया था ना, क्योंकि हमने तो न्यूमेरिकल करने हैं, वो तो हम टॉपिक पढ़ रहे थे जब हम लोगों ने इसको अननोन ईएमएफ बोला हुआ था। न्यूमेरिकल में तो कोई भी चीज़ नाउन हो सकती है, कोई भी चीज़ अननोन हो सकती है, ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, इसके बराबर होगा। जिनको थोड़ी अच्छी समझ आती है रजिस्टर की वजह से पोटेंशियल चेंज क्यों नहीं हुआ, वो इस वजह से चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो नो डिफ्लेक्शन पे सॉल्व कर रहे हैं, और जब नो डिफ्लेक्शन है तो ईएमएफ और वी टर्मिनल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो यहाँ पर पोटेंशियल होगा वही इस जगह पर भी पोटेंशियल होगा। एक और आखिरी बात जिनको थोड़ी अच्छी फिजिक्स आती है उनके लिए, देखिए ये 0 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। इस तरफ जाते हुए पोटेंशियल बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि 20 वोल्ट पे जाना है ना। इस तरफ जाते हुए 0 0 आगे पोटेंशियल कम नहीं हो रहा, पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल क्योंकि ये 20 वोल्ट है, अगर नहीं समझ आती तो यूँ समझ लो, ये करंट की ये डायरेक्शन बनेगी इस सर्किट में, ये करंट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जब करंट इस तरफ आ रहा है तो मैं 0 से उधर जा रहा हूँ, उस तरफ जाते हुए पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। इस 0 20 के दरमियान में, इस 0 20 के दरमियान में ये 20 इधर जाते हुए क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये 20 इधर जाते जाते कम हो रहा है, और इस पॉइंट पर जाकर ये 20 इस पॉइंट पे कितना रह जाएगा, 8 वोल्ट ही हो जाएगा। तो ये भी कम होते 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 इधर कितना हो गया, 8 वोल्ट। अब देखिए इधर 8 के सामने क्या हो गया, 8, इधर इसका 0 के सामने क्या आ रहा है, 0, 0 के सामने 0, 8 के सामने क्या हो जाएगा, 8। तो मुझे बताएं कि इधर भी पोटेंशियल सेम, इधर भी पोटेंशियल सेम, तो नीचे वाली ब्रांच में यही वजह है कि करंट फ्लो करके नहीं आ रहा। इसका जो करंट होगा वो सारे का सारा इधर से गुजर कर करंट उतना ही इधर वापस चला जाएगा। वो तो आपको रूल पता है ना, जिस बैटरी से जितना करंट निकालते हैं उसको वापस भी उतना ही करना होता है। तो इस बैटरी का भी इधर पोटेंशियल कम होते 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 इस पॉइंट पे कितना हो जाएगा, 8 वोल्ट हो गया। इस मैंने कि इस पॉइंट पे इसका भी 8 वोल्ट है और उसका भी 8 वोल्ट है। अब एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कितना घुमा के आपको क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से। वो सपोज करें ये पूछता है बैलेंस पॉइंट पे इस बैटरी का पोटेंशियल कितना होगा, वो 8 वोल्ट होगा। आपसे पूछते हैं इस बैटरी का 20 वोल्ट वाली का इस बैलेंस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो 20 वोल्ट वाली का भी इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसके बराबर ही होगा ना। वो पुरानी बात यार, ये बात हो रही है ना, ये इस बात की प्रैक्टिकल वर्डिंग अब आपको मैं समझा रहा हूँ। एट नल पॉइंट ये दोनों बराबर होते हैं। तो VAC किसका पार्ट था, VAC इस बड़ी बैटरी का छोटा सा हिस्सा था। इस एग्जांपल में ये 20 वोल्ट है और ये कितने वोल्ट है, 8 वोल्ट। ये 8 वोल्ट, इसकी भी कितनी है, 8 वोल्ट। तो ये दोनों आपस में बराबर हो रही है ना, तभी तो कौन सा आया, बैलेंस पॉइंट आया ना। ये 8 वोल्ट है, ये किसका पार्ट है, इस बैटरी का पार्ट है जो कि 20 वोल्ट की थी। तो ये आपको क्लियर हो गया ना। तो ये MCQ, एक तो ये थ्योरेटिकल बात आप लोगों ने लिखी हुई है ना, इस चीज़ को जब वो प्रैक्टिकली पूछेगा तो मैंने आपको बता दिया कि सर्किट में आपसे इस तरह पूछेगा कि पोटेंशियल इस तरफ जाते हुए इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 20 वोल्ट होगा, बैलेंस पॉइंट पे 8 वोल्ट होगा, एंड सो ऑन। तो आप लोगों ने कहना है कि अगर ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इस EMF के क्या होगा, बराबर होगा। जो कि थोड़ी देर पहले आप लोगों ने लिखा है कि EFX, इसको EFX बोला था ना, इज इक्वल टू होगा VAC की इक्वल होगा। चले मैं थोड़ी और प्रैक्टिस करवाता हूँ। मैंने इस पर बात वैसे सारी कर दी है, अब आप लोगों के अपने ज़िम्मे हैं कि आप इसको कितना अच्छा इसके साथ खेलते हैं। मैं लेकिन आपको 4-5 सवाल और भी करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस पर थोड़ा बेहतर हो जाए। ये सवाल आप लोगों ने खुद हल करना है और ये अपने पास नोट करें, फ़ौरन से मुझे हल करके इसका आंसर बताएं। ये 1 सेकंड में आपको हल कर लेना चाहिए अब तो, क्योंकि आप अजीम लोग हैं सारे। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये कनेक्टिंग वायर्स, ये आपको थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझ आ गया ना। ये AB वायर जो है वो पोटेंशियोमीटर की वायर है, इसको कनेक्टिंग वायर काउंट नहीं करते। और हम लोग जो रेजिस्टेंस 0 लेते हैं वो किसकी लेते हैं, कनेक्टिंग वायर की 0 रेजिस्टेंस लेते हैं। अच्छा जी, इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं, थोड़ा प्यारा हो जाए। यहाँ पर ये जब मैं सीधी लाइन लगाता हूँ इसका मतलब 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये 0 डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इस बैटरी की EMF को चले 4 वोल्ट ले लेते हैं। अच्छा थोड़ा चेंज कर देते हैं ना, पिछले 2 ओम ही ले लेते हैं, इसकी 20 वोल्ट होगी। अच्छा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द x, ठीक होगा, x फाइंड आउट करें, यानी x कौन सी है, बैलेंस सवाल वही है
किसी भी क्वेश्चन में जब मैं एक्स पूछा करूंगा तो सवाल वही रहेगा। क्या सवाल रहेगा कि सच दैट नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, उस वक्त आप एक्स बताएं। सच दैट नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन, इस इंग्लिश को लिख लेना यहाँ पर। ये वही सवाल है कि सच दैट नीडल ऑफ गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन, इसके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें। अब इसके लिए आपको इस वायर की लेंथ भी चाहिए होगी, यानी ए बी वायर जो है उस वायर की लेंथ को ज्यूम कर लें कितने मीटर, 10 मीटर, यानी ए बी जो वायर है उसकी लेंथ 10 मीटर है। तो ये तो आप धूम धड़क्के से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या फार्मूला आप लोगों ने याद किया है? अननोन बैटरी की ईएमएफ, उसको वी लिखो या जो भी लिखो, स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल, एल लिखें एक्स लिखें की बात है। इसकी ईएमएफ आप कितने लिखोगे, 4 वोल्ट इक्वल टू वी कितना आ रहा है आपका 20 इंटू स्मॉल एल ई एक्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई टोटल लेंथ 10, तो एक्स कितना बन जाएगा 4/2। तो आप जनाब इसका जवाब आंसर पेपर में लिख कर आएंगे 2 मीटर, यानी यूँ एमसीक्यू में ऑप्शन लिखे होंगे इसकी बैलेंस लेंथ 2 मीटर होगी, इसकी बैलेंस लेंथ 4 मीटर होगी, 8 मीटर होगी, या नन ऑफ अबव होगी। आप इसका आंसर 2 मीटर चूज़ करेंगे जो कि गलत है। इसका आंसर 2 मीटर नहीं हो सकता। इस सवाल का जो आंसर होगा वो नन ऑफ अबव होगा। अब मसले हमने गलती क्या की है, हमने तो बिल्कुल ठीक सॉल्व किए है, जिस तरह मैंने आपको रूल पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही रूल अप्लाई किए। रूल से आंसर 2 मीटर आ रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि सवाल का जवाब 2 मीटर अगर आप लिखेंगे तो गलत होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो नन ऑफ अबव होगा। ये आप लोगों ने इसको ख्याल रखना है कि इसका आंसर नन ऑफ अबव बनेगा। अच्छा देखते हैं जी नन ऑफ अबव कैसे हो गया। आपने याद है मैंने थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखी थी आपके इधर सामने, मैंने आपको लिखा था कि polarity of battery should not be opposite to cell, polarity of battery should not be opposite to cell, ये बात थी ना। मैंने लिखा था कि polarity of battery जो होगी, याद होगा आपको, should not be opposite to cell, कि polarity of battery को opposite to cell नहीं होना चाहिए। तो आप ज़रा देखें इस बैटरी की पोलैरिटी जो है वो सेल के अपोजिट नहीं आ रही। इस बैटरी की पोलैरिटी का इधर टर्मिनल नेगेटिव है, सेल का इस तरफ टर्मिनल पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता होता हूँ, एफएससी में आपको याद होगा, मैं कहता हूँ पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट अपोजिट टू सेल होगा। तो मैं अक्सर एक पॉइंट लिखता होता हूँ, बैलेंस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट, बैलेंस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ये बात तो रॉन्ग फील हो रही है अभी हमें, क्योंकि हम लोगों ने तो बैलेंस पॉइंट निकाल लिया है। लेंथ 2 मीटर है, मतलब 2 मीटर पे यहाँ से यहाँ तक कितने मीटर पे, 2 मीटर पे बैलेंस पॉइंट आ जाएगा। और टोटल लेंथ कितनी है 10 मीटर है, तो 10 मीटर के अंदर ही 2 मीटर आता है, 10 मीटर के अंदर ही 2 मीटर आता है, तो बैलेंस पॉइंट तो आ गया। फार्मूला के अकॉर्डिंग बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट, मतलब फार्मूला के अकॉर्डिंग तो बैलेंस पॉइंट 2 मीटर आ रहा है। हम एफएससी में ये पढ़ते हैं कि पोलैरिटी बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल, कि अगर ये अपोजिट होंगी तो फिर मसला ये बनेगा कि बैलेंस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट। लेकिन हमें तो समझ आ गया बैलेंस पॉइंट 2 मीटर है, और हम लोगों ने देखा वो 2 मीटर इस ए और बी के दरमियान में ही लाई कर रहा है, तो ये फिजिक्स गड़बड़ होना शुरू होगी। इस चीज़ को फिजिकली समझ सकते हैं आप लोग। अभी भी आप यही बात करेंगे, मतलब मैंने आपको अक्सर ही बातें बताई हैं कि बहुत सारे ऐसे फिनोमेनाज हैं जिनमें फिजिक्स के फार्मूलाज अप्लाई करें तो आंसर रॉन्ग आते हैं। फिजिक्स के फार्मूलाज उन्होंने 99.9% अप्रोक्सीमेशन के लिए बनाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे फिनोमेना होते हैं जहाँ पर वो फार्मूला एप्लीकेबल नहीं रहता। ठीक है, ये बात अपने पास नोट कर लेनी है, ये कोई मैम वाली बात नहीं है। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, मैंने कहा था ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वैसे याद करवा लो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हमें पता है वी कांस्टेंट होता है ना, वैसे याद करवा लो वी कांस्टेंट और डेल्टा वी 0 होगा। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर के अकॉर्डिंग डेल्टा वी 0 है तो ई को 0 आना चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ई को 0 होना चाहिए। लेकिन हमें पता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है इसके ऊपर ई की वैल्यू 0 नहीं होती। इस बात का क्या मतलब है कि ये जो फार्मूला है, दिस फार्मूला इज नॉट वैलिड फॉर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये फार्मूला वैसे तो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये वाला फार्मूला इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ठीक नहीं है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो इस ए और बी पॉइंट दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना चाहिए, लेकिन असल में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 की इक्वल नहीं होता।
यहाँ से इलेक्ट्रिक फिलामेंट्स क्या कर रही होती हैं, पास कर रही होती हैं। ये बात बस समझाना चाह रहा था। तो बस यही चीज़ है कि यहाँ पर आपको जो लग रहा है आप लोगों ने इसका आंसर नन ऑफ अबव ही चूज़ करना है। क्यों नन ऑफ अबव चूज़ करना है कि पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट अपोजिट टू द सेल, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट अपोजिट टू द सेल की, और अगर पोलैरिटी ऑफ बैटरी जो होगी अपोजिट टू द सेल नहीं होगी तो फिर कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस चीज़ को आप फिजिकली समझ सकते हैं। आंसर इसका नन ऑफ अबव 2 मीटर नहीं होगा। सुने, पूरी पिछली घंटा तकरीर का मकसद सिर्फ क्या था, एक मकसद था कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि बैलेंस पॉइंट जब आता है, जब आपका बैलेंस पॉइंट आता है उस वक्त VAC मस्ट बी इक्वल टू E ऑफ X होगा। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये बात हमेशा ठीक होगी कि बैलेंस पॉइंट जब आता है उस वक्त VAC इक्वल टू EX होगा। देखिए ना, वो हम लोगों ने उसको एक्चुअल में समझा था ना कि दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो गए थे। पता नहीं वो पेज किधर गया। देखिए ना, इधर कितना था, 0। समझें दोबारा से, इधर भी 0 था। तो पोटेंशियल करंट को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इधर भी 0, इधर भी 0, करंट नहीं फ्लो कर सकता। इस बैटरी का भी इधर कम होते होते 20 सना कम होते होते 8 वोल्ट हो गया। इधर ये 8 वोल्ट की थी, इसका भी 8 वोल्ट, इधर भी पोटेंशियल बराबर, इधर भी पोटेंशियल बराबर, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसी कंसेप्ट को अब यहाँ पर अप्लाई करें। इसी सवाल को समझाने के लिए मैंने इतनी लंबी चौड़ी मेहनत भी की है इस पर। ज़रा देखिए आप ध्यान से और बहुत जल्दी से समझ जाना आप लोगों ने। ये 20 वोल्ट, ये कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। ये 20 वोल्ट हो गया, ये माइनस माइनस माइनस, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये 20 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 0। ठीक होगी बात, इसमें कोई फ़र्क नहीं। अब हमें पता है कि 20 से इधर जाते हुए, इधर जाते हुए, इधर जाते हुए 20 से किस तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ। पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है। कितना होगा, 18, 16, 10, 9, 6, 7, 2, 3, 1, 0। इधर आकर पोटेंशियल कितना हो गया, 0 हो गया। मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है, ये अपने दिमाग में बात रख लें। देखें, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ये 0 पे कनेक्टिंग वायर, तो इसका पोटेंशियल अच्छा गड़बड़ होगी। देखें, ये तो अच्छी खासी गड़बड़ होगी। इस चीज़ को ज़रा समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये प्रॉपर कंसेप्ट है इसका। ये आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। देखें, अब ये बैटरी है 4 वोल्ट की, इधर 0 है, इधर कितना है, 0 है। हिम्मत करनी है आप लोगों ने, इधर 0। ये तो कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, इधर आप आ गए। अब मसला ये है कि इस जगह 0 है, तो कनेक्टिंग वायर में तो पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है, तो हम तो माइनस को 0 लिखते थे। ये 20 वोल्ट है ना, इसको हम 20 मानते होते थे और इसको हम 0 लिखते होते थे। इसको 20, इसको 0 लिखते होते थे। ये 20 किधर से आता था, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, 20 माइनस 0, 20 वोल्ट होता था। अब मसला ये आ रहा है कि ये बैटरी 4 वोल्ट की है। अब ये अगर 0 है तो इस तरफ आते जाए तो इसको 0 होना चाहिए। अब ये तो गड़बड़ होगी, ये गड़बड़ नहीं, बिल्कुल ठीक कंसेप्ट है ये। अगर ये 0 वोल्ट पे है तो इस पॉजिटिव को हम 0 वोल्ट ही लेंगे। अब पॉजिटिव जो होगा वो 0 वोल्ट पे हो सकता है, ये कंसेप्ट गलत नहीं है, ये फिजिक्स ठीक है कि अगर ये 0 पे है तो इस पॉजिटिव को हम 0 बोल लेंगे। लेकिन ये कंसेप्ट ठीक है कि पोटेंशियल बैटरी का 4 वोल्ट है। अगर बैटरी का पोटेंशियल है तो सभी एमसीक्यू आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ कि एक बैटरी 4 वोल्ट की है, एक बैटरी 4 वोल्ट की है, उसका हायर पोटेंशियल 0 वोल्ट पे है, तो उसका लोअर पोटेंशियल फिर किस पे होगा, उसका लोअर पोटेंशियल फिर -4 वोल्ट पे होगा। किस पे होगा, -4 वोल्ट पे। दोबारा समझें, इधर 0, इस वजह से ये 0 हो गया। अगर ये 0 हुआ है तो बैटरी का पोटेंशियल तो 4 वोल्ट है, तो फिर ज़रूरी है इसको -4 लिखो। अब ये 4 वोल्ट कैसे आएगा, क्या रूल बताया था, हायर माइनस फार्मूले का, लोअर का पोटेंशियल, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। ये अदरवाइज भी आपको एमसीक्यू याद होना चाहिए कि अगर बैटरी का पोटेंशियल 4 वोल्ट हो, मैं ज़्यादातर ऐसे करता हूँ कि मैं नेगेटिव को 0 कहता हूँ और जो बचता है उसको हायर बोल देता हूँ, तो आगे डिफरेंस वो बन जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता, हम ऐसे ही किया करेंगे, हम नेगेटिव को 0 ही लिखा करेंगे। लेकिन अगर कभी एमसीक्यू आ जाए, जिस तरह ये मसला बना है, उसने बोला कि बैटरी 4 वोल्ट की है और आपको इसका पोटेंशियल बता दिया, इसका पोटेंशियल में कैसे बता दिया, इसका 0 था, इसका 0 था, तो आप लोगों ने इसका पोटेंशियल इस तरह एडजस्ट करना है कि इसको इसमें से क्या करूँ, माइनस करूँ, ये कितने वोल्ट पे आ जाए, 4 वोल्ट पे आ जाए। एक और क्वेश्चन करवाता हूँ छोटा सा, जल्दी से आंसर कीजिएगा, जल्दी से, फिर उधर आता हूँ वापस। देखो, सपोज करो बैटरी है 5 वोल्ट की, कोई बंदा है वो आपसे कहता है जनाब ये 2 वोल्ट है, ये कितने वोल्ट है, 2 वोल्ट पे है। अब आप लोग बताएं इसका पोटेंशियल कितना होगा। ये 2 वोल्ट पे है हायर पोटेंशियल, और ये आप लोगों ने लोअर पोटेंशियल बताना है कितने वोल्ट पे होगा। तो हमें पता है कि यहाँ पर आप लोगों ने कोई ऐसा नंबर लिखना है
यहाँ पर ऐसा नंबर लिखना है जिसको इसमें से क्या करें, माइनस करें तो 5 वोल्ट आए। तो अगर मैं इसको -3 वोल्ट वैसे लिख दूँ, कितना लिख सकते, लोअर पोटेंशियल है, इसको अगर ये वैसे लग गया, इस तरह मिटा सकता नहीं ना, बोर्ड नहीं है, ये माइनस हो गया, तो ये -3 वोल्ट हो गया। मैंने खुद से लिखा -3, ये उसने बताया था, ये मैंने लिखा, मुझे लगा इसका -3 है। मैंने चेक करना है कि 5 वोल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या करूँगा, हायर माइनस लोअर, हायर टू माइनस फार्मूले का माइनस लोअर, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, ये तो 5 वोल्ट बन गया। आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि ये आपको अगर बैटरी का पोटेंशियल पता हो, इसका कोई भी पॉजिटिव का पोटेंशियल लिख दे तो आप नेगेटिव का पोटेंशियल वहाँ से बता सकते हो, क्योंकि इसको इसमें से माइनस करने से ये बनना चाहिए। अच्छा मेरा पुत्रो, ये हो गया 0 वोल्ट, ये हो गया -4 वोल्ट। कौन सा सर्किट है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट का फ्लो 0। अगर करंट का फ्लो 0 है तो अगर इस जगह पर -4 वोल्ट है, अब ज़रा ध्यान से सोचना, इस जगह पर -4 वोल्ट, तो क्या रजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, नहीं हुआ सर। इस जगह पर भी कितना हुआ, -4 वोल्ट हो गया। इस जगह पर भी कितना हुआ, गैल्वानोमीटर में हम ड्रॉप को 0 लेते हैं, इस जगह पर भी -4, इधर ही रोक लो क्योंकि आगे तो कनेक्टिंग वायर है ना। वो मैं वैसे उसको पिछले क्वेश्चन ऊपर ले गया था, अब इधर ही रोक लो तो फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह इसका 0, इधर से तो करंट इसमें इंटर हो नहीं सकता, पोटेंशियल सेम है। अब इधर कितना है, -4 वोल्ट। अब आखिरी पॉइंट है, बहुत ध्यान समझना, इधर है -4 वोल्ट। अब मसला ये है कि अगर इस जगह पर इस बैटरी का पोटेंशियल किधर था, थोड़ी देर पहले कितना कितना था, इधर लिख लो ना 8 वोल्ट, आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। इस 8 वोल्ट किधर समझो, इस जगह पर 8 वोल्ट था ना, इस बैटरी का पोटेंशियल कम होते 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 इधर 8 हो गया था, इधर भी 8। अब ये ना समझना सर पहले इधर चला गया इधर चला गया, कनेक्टिंग वायर लगी हुई है, कनेक्टिंग वायर में किसी भी जगह पर पोटेंशियल सेम होता है। ये 8 था ना इधर, तो इधर भी इस वायर का कितना बना था, 8। तो मैंने क्या बोला था, ये भी 8 ये भी 8, तो पोटेंशियल सेम करंट फ्लो नहीं कर रहा। यहाँ पर भी अगर आप लोगों ने ये बात मान ली हुई है कि गैल्वानोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही, तो इस जगह का पोटेंशियल -4 वोल्ट है, तो इधर कम होते 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 इसको भी इस जगह पर कितना शो करना चाहिए, -4 वोल्ट शो करना चाहिए। ताकि ये किसका -4 होगा, इसका होगा ना, ई एफ एक्स होगा यार, ई एफ एक्स को -4 वोल्ट होना चाहिए, ताकि ये वाला -4 इस -4 के बराबर आ जाए, ताकि इधर से भी करंट इंटर ना हो और इधर से भी करंट इंटर ना हो। अब ज़रा लॉजिकली सोचो, ये 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, तो क्या 20 वोल्ट और 0 वोल्ट के दरम्यान में -4 वोल्ट आना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, क्योंकि ये 20 और 0 के दरम्यान में वेरी कर रहा है, इसके दरम्यान में -4 वोल्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस बात का मतलब क्या है कि इसके दरम्यान में यहाँ पर -4 वोल्ट आना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो आप लोगों ने बैलेंस पॉइंट निकाला है, ये आपने गलत निकाल लिया। इस सवाल का आंसर जो होगा वो नन ऑफ अबव होगा। समझ आ गई बात की। अब आप लोगों को ये तो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया ना कि एग्जामिनर अगर कोई अच्छा सवाल बनाए तो आपको चीज़ सही समझ आनी चाहिए। आप लोगों ने इसको इंटर टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करना है, एक चीज़ पल्ले अपने बांध लें, जब तक भी किसी क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट कंसेप्ट पता नहीं होगा ना, ठीक है ना, तो फिर आप, मैं एंड पे जुगाड़ ज़रूर बताता हूँ हर सवाल का कि आप लोगों ने उसको करना कैसे है ना, लेकिन उसकी असल रीज़न भी ज़रूर सीखें, मतलब आपको खुद पता हो कि इसकी असल रीज़न है क्या। आप लोगों ने अभी सवाल को पेपर में कैसे हल करना है, आप लोगों ने ये भी हल नहीं करना, आपने ये भी नहीं करना, ये तो बड़ी लंबी चौड़ी बातें थी, ये तो मुश्किल वाली फिजिक्स चली गई ना। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने देखना है ये माइनस है ये प्लस है, पोलैरिटी सेम नहीं है, इसकी माइनस इसकी प्लस, क्या लिखा है रूल क्या, पोलैरिटी बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल्फ, कि तब ईएमएफ मेजर हो सकती है अगर पोलैरिटी जो होगी वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी, पोलैरिटी के ऑपोजिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पोलैरिटी एक दूसरे की क्या आ रही है, अपोजिट आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, बैलेंस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट। हम ऑप्शन क्या चूज़ करेंगे, नन ऑफ दीज चूज़ करेंगे। मैंने ये सवाल इसलिए करवा दिया कि ताकि आपका कंसेप्ट ठीक हो जाए, क्योंकि नॉर्मली लोगों को ये लगता है जब हम कहते हैं ना कि ये इधर माइनस इधर प्लस है, तो हम कहते हैं बैलेंस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट के मीनिंग हम ये लेते हैं कि शायद वो बैलेंस पॉइंट इससे आगे चला जाएगा, मतलब 10 मीटर के दरमियान में हो गई नहीं। तो इस सवाल को जब हल करें तो आंसर 2 मीटर आ जाता है। तो इस क्वेश्चन के फिजिकल मीनिंग आ गया ना, इसका मतलब ये कि इसके फिजिकल मीनिंग ये बनते हैं कि इस पॉइंट को फिर -4 वोल्ट होना चाहिए, और हमें पता है कि 20 और 0 के दरमियान में -4 वोल्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। हम बोलेंगे तो यही नहीं कि इसका ऑप्शन 2 मीटर नहीं होगा, इसका ऑप्शन नन ऑफ अबव होगा। वैसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, अगर आप इसमें से अगर सही फिजिक्स अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे तो इसमें आपके उससे रिलेटेड काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं। अगर जिस तरह मैंने इस सारे कंसेप्ट को कन्वे किया है आप उसी तरह ही इस बात को समझ लें। एक और बात मैंने लिखी थी जिसमें मैंने वो तारा सा बनाया था, याद है ना,
थोड़ी देर पहले वो बैटरी की पोलैरिटी वाला फूल सा मैंने बनाया था, उसका भी एक आधा सवाल आपको करवाता हूँ। ये बस बैटरी मुझसे इतनी प्यारी बनती है। चलें अब थोड़ा सवाल बदलते हैं ना, अब भी कहेंगे सर वही सवाल पुराने करवाना शुरू हो गए हैं, सवाल अच्छा करवा ही नहीं रहे। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, अब वो मैंने सही लगाया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर बैटरी लगा दो, उसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने लगा दी। हमारे जितने भी सवाल आते हैं गलवानोमीटर जो होता है उसको ज़ीरो ही डिफ्रैक्शन शो करवाते हैं। ये सी पॉइंट हो गया। इस बैटरी की ईएमएफ को आप अज्यूम कर लें 48 वोल्ट, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, इसको 4 ओम लिखें। अब देखें इस वायर की रेजिस्टेंस भी आपको दे दी है उसने, इस वायर की रेजिस्टेंस 8 ओम है, पहले नहीं दे रहा था, अब कह रहा है कि ए बी वो जो आपके पास क्या है उसकी वायर पोटेंशियोमीटर की वायर ना, इसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 मीटर, चैनल लिख सकते। ये जो बैटरी है इसकी ईएमएफ 12 वोल्ट। देखिए पहले कनेक्शन देख लें, बाकी बातें कनेक्शन ठीक लगे हुए, इसका मतलब क्वेश्चन चलेगा नहीं, क्वेश्चन दौड़ेगा। इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, इसकी 4 ओम होगी। अच्छा सवाल उसका ये है कि वही सेम सवाल करते हैं, बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करें। किसकी वैल्यू बतानी है? बैलेंस लेंथ की वैल्यू बतानी है कि बैलेंस लेंथ कितनी होगी। अब देखो अभी हम थोड़ी देर पहले बैलेंस लेंथ कैसे कैलकुलेट करते थे, अब भी आप जो जज्बाती हज़रात हैं वो दोबारा अपने जज्बात में आएंगे, वो कहेंगे देखें सर 48, यहाँ पर वो क्या लिखेंगे 48, यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, और वो इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। वो लिखेंगे अननोन ईएमएफ इक्वल टू ईएमएफ स्मॉल एल ओवर कैपिटल एल। अननोन वो कितनी लिखेंगे 12, और ये कितनी है नॉन कितनी है 48, एक्स उन्होंने फाइंड करना है, टोटल लेंथ कितनी 10, और यहाँ से धर्म से वो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ये जज्बाती बातें ये गलत है, इस सवाल में ये वाली बात अप्लाई नहीं होगी। हालांकि अब देखें बात तो मसला ये कि बैटरी की पोलैरिटी भी ठीक है, हर चीज़ ठीक है, पहले ये पढ़ाया था, ये कनेक्टिंग वायर 48, ये 0, ये लिख लेते थे हम लोग, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हालांकि होना चाहिए, अभी तक तो पोलैरिटी का मसला बना हुआ था, अब ऐसा उल्टा क्यों हो गया? इसलिए अब ऐसा उल्टा हो गया है कि ये 0 पे हम मानते होते थे, तो ये 0 पे थे तो ये 0 पे आ गए, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये हम 48 पे लेते थे तो ये 48 नहीं, ये 48 है, ये 48 नहीं होगा। ये 48 कब होता? जब यहाँ पर दरमियान में सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स होती। ये 48 तब होता जब दरमियान में कनेक्टिंग वायर्स होती। अब दरमियान में कनेक्टिंग वायर्स के साथ साथ बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 48 का कुछ पार्ट इधर भी ड्रॉप होगा, इस 48 का कुछ पार्ट इधर भी ड्रॉप होगा, ठीक है, होना चाहिए ड्रॉप। अब इसको 48 नहीं लिख सकते। अब ये कितना पोटेंशियल होगा? आपको याद होगा थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जब हम कहते हैं ना कि इसकी ईएमएफ को हम इससे हम ये कह देते हैं ना, अगर ये इससे ग्रेटर हो तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर किया जा सकता है, ये बोलते हैं। ये इससे ग्रेटर हो तो इसको हम मेजर कर सकते हैं, अननोन को मेजर कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट को ठीक करवाने के लिए मैंने ये सवाल लिखा है, और इसमें एक और बात ये भी समझाना चाह रहा था कि ये 48 नहीं होता हमेशा। ये 48 कब होगा? जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस वो शो नहीं करेगा तो हम 0 मान लेंगे। मतलब अगर उसने सवाल में बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 शो नहीं की हुई तो हम 0 ज्यूम कर लेंगे, लेकिन 0 होती नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं होती। लेकिन अगर वो शो नहीं कर रहा तो हम ये लड़ाई नहीं डाल देंगे कि हमें बताओ, हम ये बोलेंगे बस 0 है, ठीक है। अच्छा जी, अब जब तक आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता चल जाता तब तक आप एक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। आपको इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए होता है ए और बी के दरमियान में। यहाँ पर जब फार्मूला लिखते हैं ई एम एफ है इज इक्वल टू, मैं अगर इसको बहुत सही फिजिक्स लिखूँ तो मुझे यूँ लिखना चाहिए इसको, असल में फार्मूला ये है, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम लिखते होते हैं ना, इस बैटरी की ईएमएफ लिख सकते हैं, वो इस बैटरी की ईएमएफ लिखना कब तक ठीक है? जब इस पॉइंट इसके ये जो टर्मिनल्स हैं और इसके दरमियान में सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स लगी हुई हो, सिर्फ कनेक्टिंग वायर्स लगी हुई हो, तो फिर तो ये बात लिखना ठीक है।
फिर तो हमारा काम चल जाएगा ना। फिर ये वाली बात भी 100% ठीक है। ये वाली बात कब ठीक है, मैं ये आपकी आसानी के लिए बोल देता हूँ, ये बात तब ठीक है जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो हो। और सेकंड एक और बात भी बोल देता हूँ कि इस इनके दरमियान में, यानी इस बैटरी और इस पोटेंशियोमीटर की वायर के दरमियान में अगर कोई रजिस्टर ना लगा हुआ हो, यानी और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़ीरो हो, तो फिर ये बात बिल्कुल ठीक है। फिर हमें यहाँ पर जो है वो हम इस बैटरी की ईएमएफ लिख के अपना उस लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर ये लिखना कब ठीक है, जब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में कोई रजिस्टर कनेक्ट ना हो। लेकिन अब क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्ट हो गया है, तो अब ये वाला कंसेप्ट ठीक नहीं है। ये कंसेप्ट कब ठीक है, ये कंसेप्ट हमेशा ठीक है, ऑलवेज ठीक है। ये कंसेप्ट ऑलवेज ठीक है कि हमें पोटेंशियल ए और बी पॉइंट्स का यहाँ लिखना चाहिए। ठीक होगी बात ना, ये कंसेप्ट ऑलवेज ठीक होता है। चलें इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन से आप लोगों ने अब हल करने के लिए आपको किसका पोटेंशियल चाहिए, ए और बी पॉइंट्स का पोटेंशियल चाहिए। अब ए और बी पॉइंट्स का पोटेंशियल कैसे निकलेगा, देखिए ये तो आपको पता है ना, ये नीडल बैलेंस हुई है, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से करंट इधर गया, इधर गया, इधर गया करंट, इस बैटरी से करंट आई निकला, करंट आई इधर चला गया, इधर करंट आया नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, जीरो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से जितना करंट निकला वापस घूम के करंट उतना ही उधर चला गया, इस तरफ करंट नहीं आएगा क्योंकि इस तरफ गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो ये करंट आई को कितनी रेजिस्टेंस ऑफर हुई है, इस करंट आई को दो रेजिस्टेंस ऑफर हुई है, एक इस बैटरी की रेजिस्टेंस में से गुजरा है ये देखो देखो, और एक इस वायर ए बी में से भी तो गुजरा है ना, और ए बी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है 8 ओम। तो ये जो करंट आई है ये इस इधर नहीं गुजरा, नहीं गुजरा, इधर तो जीरो डिफ्लेक्शन है। ये जो करंट आई है ये किस में से गुजरा है, इसमें से गुजरा है और इस ए बी में से गुजरा है। ए बी की पिछले सवालों में रेजिस्टेंस नहीं गिवन थी क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं वहाँ पड़ी। ए बी की पिछले सवालों में भी वायर की रेजिस्टेंस ज़रूर होगी लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ना, इस सवाल में हमें ज़रूरत पड़ी है तो मैंने उसकी वैल्यू भी लिख दी। मैंने क्या लिख दी, एग्जामिनर जो पेपर बनाएगा उसने लिख दी होगी। तो आर इक्विवेलेंट इस सर्किट की अगर निकालें, ऊपर वाले सर्किट की जिसमें करंट है इधर इधर रहना है, इधर ना घुस जाना के, इधर करंट ये सीधी लाइन है मतलब इसमें करंट जीरो है, इधर ना आ जाना, मन है इधर आना, ठीक है। अच्छा, तो आर इक्विवेलेंट इस केस में निकालेंगे तो ये कितनी है 4, इधर से आओगे तो ये कितनी है, ये चिपकाया हुआ नीचे हम लोगों ने 8 हो गया, तो 4 + 8 कितना हो गया। ये ना समझे रेजिस्टेंस जो नीचे लटक रही है मतलब उस पूरी वायर की, वैसे मैंने एरो बना के शो कर दी है। तो इसकी जो आर इक्विवेलेंट बन रही है वो कितनी 12 ओम है। आपको आगे बात समझ, आसान बात है। हमें जनाब करंट चाहिए, ये जब तक ये करंट नहीं मिलेगा हमें इस बी पॉइंट का पोटेंशियल नहीं मिलेगा। बी पॉइंट का पोटेंशियल यूँ कह लूँ या यूँ कह लूँ, इसका ज़ीरो है ना, तो बी पॉइंट का पोटेंशियल कह लूँ या ये कह लूँ ए बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलेगा क्योंकि हमें तो ए बी वायर का पोटेंशियल पुट करना है यहाँ पर। अब निकल आएगा क्योंकि करंट निकल आया, करंट का क्या फॉर्मूला होगा, करंट का फॉर्मूला बनेगा V/R इक्विवेलेंट हो जाएगा। V क्या है उस बैटरी की ईएमएफ लिखो जो मर्जी लिखो इसको, ये 48 डिवाइडेड बाय 12, बस ये करंट निकल आया। करंट कितना हो गया, इस सर्किट में 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। चलेंगे अब तो सवाल बड़ा आसान हो गया, इस सर्किट में 4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है, हमें चाहिए इस ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बहुत आसान सवाल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी चाहिए। तो फॉर्मूला क्या लगाया लो, इस ए और बी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है, इनटू रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। चले लिख सकते हो आपकी आसानी के लिए, मैं बहुत बेसिक मेथड से करवा रहा हूँ। रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी सिंबल यूज़ कर दिए ना, तो करंट कितना गुजरा था 4 और आर ए बी जो है वो कितनी है 8 के मैंने, तो कितना हो गया 32 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ इस ए बी वायर में पोटेंशियल डिफरेंस 32 वोल्ट है। हम लोगों ने इसको ज़ीरो समझा हुआ था, ये ज़ीरो तो ये पॉइंट ज़ीरो पे हो गया, पोटेंशियल है 32 वोल्ट, ये हायर है ना, तो फिर ज़रूरी है कि इसका पोटेंशियल बी पॉइंट्स का मैं कितना लिखूँ 32 वोल्ट लिखूँ। पता नहीं आपको बात अब समझ आई है या नहीं है, अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो वो हैंड रेज करे तो मैं फिर उसके क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा। तो हमें आइडिया हो गया कि ये 32 वोल्ट है इस और इस पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना होता है, ए और बी पॉइंट्स का पोटेंशियल ही तो लिखना होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 48 लिखेंगे 32 लिखेंगे। ये जिसने किया वो अजीबोगरीब आदमी है, ठीक है, बल्कि वो यूनिट ऑफ फोर्स है इन CGS सिस्टम, ठीक है, जिसने ये मेथड किया। वो पता नहीं CGS सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होती है, वो वही होगा जिसने ये मेथड अडॉप्ट किया। इसमें यहाँ पर क्या लिखना है, ए और बी पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल 32 बनेगा, ठीक हो गया। बस ये कंसेप्ट याद भी रखना है। एक्स की
वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, डिवाइड बाय जो टोटल लेंथ है वायर की वो कितनी है 10 और ये कितना है 12 वोल्ट। वो पता है ना, वो जो मैंने इधर आपको मसले शसले समझाए। अब एक्स आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो एक्स आप कैलकुलेट कीजिएगा, इसका आंसर जो होगा वो तकरीबन 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 3.7 समथिंग होगा, 3.75 मेरे ख्याल बनेगा। इसको आप आगे खुद बड़े आराम से इजीली मज़े से आप इसको हल कर सकते हैं। तो आपको ये समझ आ गया, इसमें आप लोगों ने ये चीज़ सीखी जो मैं समझाना चाह रहा था, कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया कि ये वाला पोटेंशियल हमेशा यहाँ पर नहीं लिखा जाता। ये कब नहीं लिखा जाता? जब इस वायर की इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाए, या इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में अगर कोई भी रजिस्टर लगा हुआ आ जाए एक्सेप्ट कनेक्टिंग वायर्स, तो फिर ये वाला कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। फिर यही असल कंसेप्ट है जो हम हमेशा लिखते हैं। लेकिन क्योंकि बुक्स में ज़्यादातर इसकी जगह पर इस बैटरी की ईएमएफ लिखा होता है, जिस तरह पंजाब की बुक में भी उसने ऐसा ही किया हुआ है ना, यहाँ पर ईएमएफ लिखा हुआ है, तो मैं इस वजह से उसको ईएमएफ से ही ज़्यादातर सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि चांसेस यही होते हैं कि वो इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को ज़ीरो कंसिडर करेंगे। खैर आपको समझ आ गया। एक आधा और सॉल्व करवा देता हूँ, वैसे मिनट तो 2 ही रह गए, मैंने इसको 1 आवर पढ़ाना था। चलें एक सवाल करवाता हूँ, आप अगले पेज पे करवाता हूँ, क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट पेज बार बार आपको छुप जाएगा, निकाल के दिखाना पड़ जाएगा। ये अगर आप क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो आप अजीम लोग हैं, वैसे भी आप लोग अजीम लोग ही हैं। देखें सवाल, देखिए ये जनाब बैटरी होगी कितने वोल्ट की, 40 वोल्ट की। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इधर मैंने लगा दिया, थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ए पॉइंट हम बोलते होते हैं, इस पॉइंट को हम बी बोलते होते हैं। पोलैरिटी चेक करो पहले से, पहला ये काम आप लोगों ने हमेशा चेक किया करना। पोलैरिटी तो ठीक है, इधर गड़बड़ नहीं की। ये कोई लगा दो 20 वोल्ट की, चले ये 1 ओम की लगा दो, कीड़ा से समझ आ रहा है ना, 1 ओम की रेजिस्टेंस। गैल्वानोमीटर बहुत शरीफ है इसमें, सच दैट शोज नो डिफ्लेक्शन, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं इसको। इस ए बी वायर की टोटल लेंथ 10 मीटर, हमें बैलेंस लेंथ को निकालना है, ठीक है। और ये जो वायर ए बी है इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक हो गया जी। अब आप इस क्वेश्चन को जल्दी से हल करें, हम देखते हैं कि सवाल का आंसर कितना बनेगा, यानी बैलेंस लेंथ कितनी आएगी। इसमें बस एक कंसेप्ट एक छुपा हुआ है, जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाना है। इसमें देखिए पोलैरिटी ठीक है, आपको समझ आ गया है कि जब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस अब आप सीख चुके हैं, और आपको पता है ये जो करंट भागेगा वो इस सर्किट में भागेगा, नीचे वाले सर्किट में नहीं आएगा। इसके लिए हमें सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालना होती है। मैं जल्दी से करूँगा, थोड़ा फास्ट मोड है। 6 + 4, ये 2 रजिस्टर में से करंट गुजरा, तो 6 + 4 10 ओम हो गया। करंट निकालना है तो इसको 40 को आप लोगों ने इसके रेजिस्टेंस से डिवाइड किया, तो ये कितने एम्पेयर बन गया, 4 एम्पेयर हो गया। 4 एम्पेयर निकाला है तो इन दो पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ए बी के दरम्यान में। ए बी में से जितना करंट गुजरा है उसको उसके पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो जाएगा 4, तो कितने वोल्ट बन गया, 16 वोल्ट हो गया, बस निकला है। ये आपको समझ आया ना, फास्ट वर्किंग किया था। ये 16 वोल्ट पे है और ये हम 0 वोल्ट पे ले रहे हैं। हमें समझ आ गया कि ए और बी पॉइंट्स के दरम्यान में पोटेंशियल जो है वो 16 वोल्ट। हमें एक्स बताना है, सच दैट न्यूटन गैल्वानोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। तो वो फार्मूला आपको पता है, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी एक्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ। याद किया? ऐसे ही आप लोग याद करते हैं ना सर, हम यहाँ 20 लिखेंगे, या हम 16 लिखेंगे, या हम एक्स लिखेंगे, या हम 10 लिखेंगे। हम यहाँ से एक्स निकाल लेंगे तो एक्स यहाँ से आ जाएगा 12.5 मीटर। बस यहाँ से जो पहले बताया वो सब कुछ आपको आता है, मेरी फिजिक्स अब यहाँ से आगे से शुरू होगी। देखिए मसला ये है कि वो आपसे इस सवाल को यूं पूछेगा, क्या इस सर्किट के अंदर बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। वो पूछेगा कि जो बैलेंस पॉइंट है इस सर्किट में, जो बैलेंस पॉइंट होगा वो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन ए एंड बी। क्या बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन ए एंड बी या नहीं कर रहा, इस सवाल में ये पूछेगा। हमसे गलती क्या होती है, जब हम इस सर्किट को देखते हैं, जब हम इस सर्किट को देखते हैं तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि इधर माइनस इधर माइनस, पोलैरिटी सेम, बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है बिटवीन ए एंड बी। फिर हम दूसरी बात क्या सोचते हैं, पोलैरिटी ठीक है
दूसरा हल हम ये देखते हैं, इसका पोटेंशियल कितना है 40 है ना इस बैट। यार वो बात करने लगा हूँ जिस पे तारा बनाया था, याद है तारे वाली बात, तारा वाली बात है ये, ठीक है ऊपर लिखा है तारा, ये वो बात करने लगा हूँ। ये 40, अननोन कितनी 20, हमारी दोनों बातें पूरी होगी। हमारी दोनों बातें क्या थी, पोलैरिटी भी ठीक है और इसकी ईएमएफ इससे ग्रेटर भी है। तो हम इस सवाल को बिना हल किए इसका आंसर ये चूज करेंगे कि बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। हमें हर लिहाज से लग रहा है जितनी हमारी साइंस एफएससी तक की है, ठीक है, हमें हमेशा यही लग रहा है कि इस केस में दो जो कंडीशन थी ना, इधर बैटरी की पोलैरिटी भी ठीक है, ये इससे बड़ा भी है, तो बैलेंस पॉइंट को एग्जिस्ट करना चाहिए बिटवीन ए एंड बी। लेकिन असल में बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है 12.5 मीटर पे। बैलेंस पॉइंट किधर आ रहा है, 12.5 मीटर पे। तो ए एंड सवाल क्या है कि क्या बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट करता है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी में टोटल वायर की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। ये 10 मीटर पे तो बैलेंस नहीं हो रहा है, इसने कहीं बैलेंस होना है। अगर इस वायर की लेंथ को थोड़ा लंबा करो और इस वायर की लेंथ 12.5 मीटर हो जाए, तब जाकर ये बैलेंस होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि क्या ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, हम ये बोलेंगे दिस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट बिटवीन ए एंड बी। ये कंसेप्ट आपको मैंने ठीक करवाना था कि बेसिकली समटाइम ऐसे होता है कि जो हम बात पढ़ते हैं इसको इससे ग्रेटर होना चाहिए, तो हमें लगता है कि बैलेंस पॉइंट आना चाहिए और ये पोलैरिटी भी ठीक है। तो ये बात क्यों गलत हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने ये कंसेप्ट गलत पढ़ लिया हुआ है। हमें इस कंसेप्ट की बजाय, यानी ये चीज़ पढ़ने की बजाय, उससे ये गलत चीज़ है, ये हमेशा ठीक नहीं। देखे पहले ठीक भी थी कुछ सवालों में, हमेशा ठीक नहीं, यही मैंने शुरू में बोला था। हमें इसको क्या पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी मस्ट बी ग्रेटर दैन आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ईएमएफ होना चाहिए। फिर ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात हमेशा ठीक है, ऑलवेज ठीक है। ये बात ऑलवेज ठीक नहीं है, जिस तरह इस सवाल में लग रहा था उसको बिटवीन ए एंड बी होना चाहिए बैलेंस पॉइंट को, लेकिन बैलेंस पॉइंट तो ये ए बी समझ आ रहा नहीं, 10 मीटर है, वो 12 मीटर पे चला गया। 12 मीटर तो इसके दरम्यान में आते ही नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि बैलेंस पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस सर्किट में। समझ आएगी बात। तो ये वाली बात जो मैं लिख रहा हूँ ना कि ए बी वाली बात, ये बात मैं कह रहा हूँ हमेशा ठीक है। क्यों ठीक है, देखिए असल में तो हम जब कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला था, हमें ए बी ही लिखना चाहिए। तब ज़रा देखें, अगर आप ये सारा सवाल हल नहीं भी करते, सारा सवाल हल भी नहीं भी करते, और हम लोगों ने देखना है कि क्या बैलेंस पॉइंट ए और बी के दरमियान में आता है या नहीं आता, क्या बैलेंस पॉइंट ए और बी के दरमियान में आएगा या नहीं आएगा। तो आप सिर्फ ये काम करें, यहाँ तक सवाल हल करें। यहाँ तक सवाल हल हो गया। आपको पता है जो कंपेयर होना है वो इसके पोटेंशियल ने इससे कंपेयर होना है। तो ये कितने वोल्ट है, 16 वोल्ट। ये कितना है, 20 वोल्ट। इधर आ जाए, ये कितना है, 16 वोल्ट। ये जो अननोन है वो कितना है, 20 वोल्ट। तो 16 वोल्ट और ये कितना आ रहा है, 20 वोल्ट। तो कब मैयर हो सकती है, जब ये इससे क्या हो, ग्रेटर हो। तो ये इससे क्या आ रही, स्मॉल नहीं आ रही। इसका मतलब है कि इस सर्किट में, जो आपने सर्किट बनाया हुआ है, इस सर्किट में बैलेंस पॉइंट जो है वो बिटवीन ए एंड बी एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी जो है वो ग्रेटर है किससे, उस अननोन बैटरी की ईएमएफ से। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। बस यही इसके बच्चों बेसिक और फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं जिन पे आप लोगों ने बहुत अच्छे से काम करना है। और अगर आप इंशाल्लाह इस पे अच्छे से काम करेंगे तो आप लोग बड़े मज़ेदार तरीके से इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे। एक सवाल है, मैंने कभी किसी क्लास को करवाया तो नहीं है, लेकिन क्योंकि आज जुमे वाला दिन है इसलिए वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ। वैसे तो मैंने पोटेंशियोमीटर भी बड़ा कम ही पढ़ाया है इतने ध्यान से। वैसे मैं भी पोटेंशियोमीटर उसी तरह पढ़ाता हूँ जिस तरह मैम पढ़ा देती है, ठीक है ना। तो आप अजीम लोग हैं तो मैंने कहा चले पढ़ा देता हूँ। अच्छा जी, सर्किट हम एक बनाते हैं। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। इसके यूएचएस या एमडी के वो आपके ईटा वगैरह में चांसेस कम है। मतलब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातें करेंगे। जो पिछली मैंने सारी बातें की हैं उस तरह की बातें मैं आप लोगों से कर सकता हूँ, ठीक है ना, वो आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है ना। अच्छा, इस सर्किट को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, असल में ना जो केपीके की बुक है ना, बल्कि आप तो सारों ने केपीके की पढ़ी है, उन्होंने कुछ इस तरह का अपनी बुक में एक सर्किट पढ़ा हुआ, तो उस तरह का मैं सर्किट, वो मैं सर्किट बना दे उस तरह से मिलता जुलता बना देता हूँ।
उसके अंदर जो कंसेप्ट है वो तो खैर उसमें उस भी बात करूँगा बाद में, लेकिन ये थोड़ा सा देख लें बस। अच्छा 10 वोल्ट की तो नहीं लगाते, फिर तो सवाल ही ख़त्म हो जाएगा। 6 वोल्ट कर लेते हैं, इसकी भी इंटरनल रेजिस्टेंस बना दें, इसकी भी लगा ही लें, थोड़ी सी बराबर ही कर देते हैं। 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम की रेजिस्टेंस होगी, दोनों को इकट्ठा जोड़ देते हैं, बंद कर दें। गैल्वेनोमीटर बेचारा हमेशा की तरह नो डिफ्लेक्शन कहता है, मेरी डिफ्लेक्शन नहीं है। इस वायर की जो लेंथ है वो लोगों ने वैसे 10 मीटर का रट्टी लगा लिया हुआ है। रेजिस्टेंस चले थोड़ी बदल देते हैं, 6 ओम कर लेते हैं, ये 4 ओम की, 6 ओम की, वो मैं तो गिनती सीधी कर रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन उसका ये है कि फाइंड एक्स सच दैट नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसमें मैंने सिर्फ ये बात की है। अब आप इसको कुछ तो आप चौथे गियर में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे चौथे गियर में सॉल्व कर सकते हैं? अब आपको पता चल गया है कि सर ने हमें ये बताया हुआ है कि इन दो पॉइंट्स के पोटेंशियल को इसके पोटेंशियल से कंपेयर करना है। इधर ये आ गई है तो इसमें जो करंट गुजरेगा उसको इसको आप डायरेक्ट जो है वो 40, इसको तो 0 डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको 14 लिख सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस है, तो इसको आप आर इक्विवेलेंट यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 4 + 6, तो आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। ये आपको आ गया। उसके बाद आप करंट निकालने में भी शेयर हो चुके हैं। आपको पता है आप 40 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो आप बोलेंगे सर इसमें 4 एम्पेयर करंट गुजर रहा है। अब आपको ए और बी के दरम्यान में पोटेंशियल चाहिए, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों ने ये करंट लिखा और ए और बी पॉइंट्स के दरम्यान में रेजिस्टेंस कितनी थी उसको लिखा 6, तो कितना हो गया? 24 वोल्ट हो गया। अब आप खुश हो गए कि मुझे यहाँ पर 24 वोल्ट मिल गया है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको 24 वोल्ट का आइडिया हो चुका हुआ है। यानी इसको आप लोगों ने नेगेटिव कर लेना है, इसको भी नेगेटिव कर लेना है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव होता, ये नेगेटिव होता, मतलब ये बैटरी यूँ है, मैं इधर बना देता हूँ दोबारा से, ये यूँ बैटरीज हैं दोनों, ठीक है, इधर माइनस इधर प्लस। अगर इधर प्लस होता उधर माइनस होता फिर तो क्वेश्चन ही खत्म था। आप लोगों ने क्या बोल देना था? बैलेंस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म। ठीक है, लेकिन अब सवाल हल हो सकता है क्योंकि इधर प्लस है, पोलैरिटी ठीक है, तो ये 24 वोल्ट है। यहाँ तक तो आपको मसला नहीं है, ये चीज़ें तो बड़ी आसान सी। इसके बाद हम क्या करते होते थे? इसके बाद हम यूँ लिख सकते थे ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हम लिख सकते थे पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, जो हम एग्जैक्ट फार्मूला आज हम लोगों ने सीखा है, एक्स बाय टोटल लेंथ। पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी कितना है? 24। एक्स हम लोगों ने उसको बताना है ढूंढ के, और एल कितनी? 10 मीटर। मसला आगे ई ऑफ एक्स कितना है? ई ऑफ एक्स हम यहाँ पर कितना लिख सकते थे? इस बैटरी की ई एम एफ लिख सकते थे जो यहाँ पर लगी होती थी। अब मसला ये है कि इस सर्किट में यहाँ पर एक बैटरी 10 वोल्ट की लगी हुई है और एक बैटरी किसकी? 6 वोल्ट की लगी हुई है। अब आप लोगों को समझ आ गया ना यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि यहाँ पर तो दो बैटरी लगी हुई हैं और दो बैटरीज कुछ इस तरह लगी है। अगर मैं उनका सर्किट बनाऊँ ना तो कुछ यूँ बनता है, दोबारा से बना देता हूँ ताकि थोड़ा खूबसूरत करके। ये यूँ दो बैटरीज लगी हुई ऐसे ही है ना, और यूँ आगे इनके साथ इधर वो गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा हुआ है, कुछ इस तरह का सर्किट बना हुआ है। ठीक है, इस बैटरी की ईएमएफ हमें पता है कितने वोल्ट है? 10 वोल्ट है। ये मेरे ख्याल से 2 ओम का मैंने लिया हुआ है। ये कितने वोल्ट की है? 6 वोल्ट की है शायद। और ये भी कितने ओम का? 2 ओम का। देखें अगर आपको बात मेरी सही समझ आ रही है, आपको समझ आ गया इसमें मसला क्या है? इसमें मसला इस साइड को हल करना है। अगर यहाँ दो बैटरी इकट्ठी हुई लगी हुई आ जाए तो इस जगह पर आप क्या लिखेंगे? ये मसला है इस केस में। हमें ये चीज़ तो कन्फर्म है कि इस इधर से इधर कोई करंट नहीं आ रहा, तभी जिसकी डिफ्लेक्शन 0 है, और इधर से इधर कोई करंट नहीं आ रहा, तभी जिसकी डिफ्लेक्शन क्या है? 0 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है अगर आपको सही कंसेप्ट समझ आ रही है। जो मैंने आपको पॉसिबल वेज करवाए हैं ना, यही पॉसिबल वेज है। अगर आप गौर करेंगे तो हर पॉइंट पे काम हुआ है कि इस पॉसिबिलिटी पे क्या होगा, इस पॉसिबिलिटी पे क्या होगा, इस पॉसिबिलिटी पे क्या होगा। बस ये लास्ट पॉसिबिलिटी है, इस पे यहाँ क्या लिखेंगे, इसमें मसला हो गया। मसला ये हो रहा है कि इधर से कोई करंट इस तरफ आ रहा है, इसमें इस डब्बे में, यार इस डब्बे में कोई करंट इधर से एंटर नहीं हो रहा, कोई करंट उधर से एंटर नहीं हो रहा। मतलब ये बॉक्स आइसोलेटेड बॉक्स, ये बॉक्स आइसोलेटेड है ना। उधर से करंट कोई आ रहा है, उधर से इधर से, मतलब इधर से इधर से कोई करंट नहीं आ रहा। आप कहेंगे सर इसको तार को इधर होना चाहिए था, आपने दरमियान में लगा दी, तो क्या फ़र्क पड़ता है? इस वायर को इधर चिपकाऊँ या इस जगह चिपकाऊँ? बात तो एक ही, ये तो कनेक्टिंग वायर्स हैं। तो कनेक्टिंग वायर्स का जिस जगह मर्जी कनेक्शन दे दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात पता है ना, क्योंकि अगर ये 0 वोल्ट है तो ये 0, इसने इधर भी 0 ट्रांसफ़र करना है, इसने इधर भी 0 ट्रांसफ़र करना है, उससे तो फ़र्क तो नहीं पड़ता।
इस वायर को इसके साथ लगा दें, इसके साथ लगा दें, ये नीचे लगा दें। ये बातें अब आप सीख जाए ना ऐसा जल्दी से। ये बात ठीक है बिल्कुल कि इस डब्बे में इधर से और इधर से कोई करंट नहीं आ रहा। देखना है क्या है कि इस बॉक्स में अपना करंट अंदर अंदर घूम रहा है या वो भी नहीं घूम रहा। मतलब इस बॉक्स का अपना करंट जो है क्या वो इसमें रिवॉल्व शॉल्व कर रहा है या इसका अपना करंट भी रिवॉल्व नहीं कर रहा। ये चीज़ सिर्फ सीखने वाली है, ठीक है। तब हम ये सीखते हैं कि किसका अपना करंट रिवॉल्व करेगा नहीं करेगा। ये तो वही पुरानी बात है नहीं, केवीएल नजर आया, कुछ केवीएल जैसी बातें आ गई हैं। केवीएल में हमें पता चल गया कि थोड़ा ये केवीएल है, लेकिन इसको मैंने बताया था जो केवीएल के क्वेश्चन होते हैं उसको हम सिंपल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आप इस सर्किट को मैं सिंपल मेथड से जो सॉल्व करता हूँ आप इसके ऊपर केवीएल भी अप्लाई करें। आप इसके ऊपर केवीएल भी अप्लाई करना। मैं इसको सिंपल मेथड से करवाता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसको सिंपल मेथड से करवाऊँ तो मुझे पता है इस सर्किट में कितनी बैटरी लगी, 2। जरा जल्दी से देखो इसको। मसला समझ आ गया कि इस जगह क्या लिखना है। इस जगह वही लिखना है जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि इस जगह पर तो कितने वोल्ट आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। इस जगह का पोटेंशियल का मतलब क्या है, जो इस जगह पर पोटेंशियल होगा वही लिखेंगे ना। तो पता है ना इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होता है, इस जगह का पोटेंशियल चाहिए ना। इसको मैं इधर इस जगह बना रहा हूँ, इस जगह का पोटेंशियल चाहिए। इधर तो 0 वोल्ट है। इधर जो अगर सपोज करें जो भी आएगा उसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये वाला ऊपर लिखा जाएगा ना इस जगह पर। सवाल समझ आ गया। उसको केवीएल से करेंगे, मैं केवीएल से नहीं करता। मुझे नजर आ रहा है इसमें 2 बैटरी हैं, ये बड़ी बैटरी है, इसकी वजह से करंट ये चाह रही है यूँ क्लॉकवाइज फ्लो करे, ये चाह रही है करंट क्लॉकवाइज फ्लो करे, ये चाह रही है करंट, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। ये जो बैटरी 6 वोल्ट की, ये चाह रही है करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे। क्लियर हो गया कि इस सर्किट में इस बैटरी की ईएमएफ इससे ज़्यादा है, तो करंट किसको फॉलो करेगा, करंट 10 वोल्ट को फॉलो करेगा, 6 वोल्ट को फॉलो नहीं करेगा। क्योंकि करंट हमेशा उस बैटरी को फॉलो करता है इस सीरीज सर्किट में। सीरीज सर्किट में करंट उस बैटरी को फॉलो करता है जिसकी ईएमएफ ज़्यादा हो। तो करंट किसको फॉलो करेगा, 10 वोल्ट को फॉलो करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने इस सर्किट में नेट ईएमएफ निकाल लेनी है। तो नेट ईएमएफ कैसे निकालेंगे, 10 माइनस 6 कितने वोल्ट हो गया, 4 वोल्ट। इस सर्किट में 4 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब इस 4 वोल्ट की बैटरी की वजह से टोटल करंट कितनी रेजिस्टेंस में गुजरा है, इसमें से भी गुजरा है और इसमें से भी गुजरा है। तो कितने, सॉरी 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 वोल्ट किधर से आ गया, 4 ओम हो गया ना। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अब मुझे इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट चाहिए, क्यों करंट चाहिए वो भी बताता हूँ। तो मैं कैसे करंट निकालूंगा, इस सर्किट की नेट ईएमएफ को डिवाइड बाय 4 करूँगा। तो नेट ईएमएफ कितनी आ रही है जनाब मेरे पास, नेट ईएमएफ मेरे पास आई है 4, रेजिस्टेंस भी 4, 4 4 से कैंसिल। तो इस सर्किट में 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पेयर इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। अब थोड़ा सा आप कंसेप्ट यूज़ करें। अगर 1 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है तो मुझे ये बताएं कि हम इस सर्किट में ये करंट का फ्लो ले रहे हैं ना। वो पता है ना, हम बड़ी बैटरी को फॉलो करके चलते हैं ना, ये करंट का फ्लो ले रहे हैं। इस बैटरी की पोटेंशियल कितना आ रहा है, इस बैटरी का पोटेंशियल आ रहा है 4 वोल्ट। सॉरी यार, इस बैटरी का जो पोटेंशियल अपनी ईएमएफ जिसे हम बोलते हैं, इस बैटरी की ईएमएफ कितनी है, 10 वोल्ट है। इस बैटरी की जो ईएमएफ है वो कितनी है, 10 वोल्ट है। अब जब ये वाला करंट कितना इस सर्किट में करंट गुजरा है, 1 एम्पेयर। जब 1 एम्पेयर गुजर आया तो इस जगह पर जब वो करंट पहुंचेगा तो ये रजिस्टर कितने ओम का है, 2 ओम का। अब थोड़ी हिम्मत भी करो, ये 1 एम्पेयर करंट जब 2 में से गुजरेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालेंगे, वी इक्वल टू आई आर से ना, वही पुराना थका हुआ मेथड, वी इक्वल टू आई आर। ये नज़र नहीं आ रहा, वी इक्वल टू आई आर। ये आई कितना हो गया 1, आर कितना 2, इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, 2 वोल्ट। मुझे सिर्फ ये बताओ कि यहाँ से बैटरी की ईएमएफ थी 12 वोल्ट, इस रजिस्टर में पोटेंशियल हमेशा ड्रॉप हुआ, कितना हो गया, 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना बनेगा, 12 वोल्ट हो जाएगा। 12 वोल्ट कैसे होगा, देखिए आप लोगों ने इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में पोटेंशियल बताना है, यूं ही समझ लें, इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरम्यान में पोटेंशियल बताना है। और आप इस सर्किट को सॉल्व करते हुए यूं मूव कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव और आगे रजिस्टर आ गया, और इन 2 पॉइंट्स का आपको पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। और इसमें सर्किट में पता है करंट की ये डायरेक्शन है और हम भी इधर आ रहे हैं। हमें आप केवीएल अप्लाई करो, छोटा सा केवीएल। आप लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहे हो, तो इसका पोटेंशियल कितना लोगे, 10 वोल्ट। फिर इसमें से गुजरे हो, इसमें से ये करंट गुजरा है इस सेक्शन में। तो देखिए आपकी मूवमेंट और करंट की डायरेक्शन सेम, आपकी मूवमेंट और करंट की डायरेक्शन सेम। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है, 2 वोल्ट आ रहा है। वो निकाल चुका हूँ 2 वोल्ट किधर से है, वी इक्वल टू आई आर से ना। तो अब मुझे बताओ आपकी मूवमेंट और करंट की डायरेक्शन सेम, इस जगह पर पोटेंशियल कितना हो गया, -2 वोल्ट हो गया। इसका राइज इन पोटेंशियल साइन पॉजिटिव,
बैटरी आपकी मोशन और करंट की डायरेक्शन सेम तो पोटेंशियल -2 वोल्ट। हमें इन 2 पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल चाहिए था, कितना आ रहा है, तो 10 - 2 कितना हो गया, 8 वोल्ट ना हो गया। इसका मतलब ये हुआ, बड़ा बेसिक लेवल पे मैं जा रहा हूँ, इससे ज़्यादा बेसिक हम जा नहीं सकते इसको, अगर सही इंटरेस्ट पढ़ाए ना। तो ये बेसिकली आपके पास ब्रांच होगी, हमें समझ आ गया कि इस ब्रांच में देखें ना, इस जगह से देखें, इधर से वायर लगी थी ना, ये वाली वायर, इस जगह पर तो कितने वोल्ट आ रहा है, 0 वोल्ट हम लेते हैं ना। और जब इसमें से पोटेंशियल यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर पोटेंशियल आपका कितना हो गया, 8 वोल्ट नहीं हो गया, और कितना हो गया, 8 वोल्ट। अब आप इधर आ जाओ, इस जगह पर 0, अब हमें समझ आ गया इस जगह पर 8 वोल्ट है। अगर इस जगह पर 8 वोल्ट है तो आगे तो कनेक्टिंग वायर्स हैं, तो इस जगह का भी कितना होगा, 8 वोल्ट, तो इस जगह का भी कितना हुआ, 8 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए था, और हम लोगों ने इसके ऊपर छोटा सा केवीएल अप्लाई किया। उस केवीएल की एप्लीकेशन के लिए पहले आपको इस लूप का करंट चाहिए होगा। करंट पता चलेगा तो ये आइडिया होगा ना इस रजिस्टर में से कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। और फिर इस लूप के ऊपर आप लोगों ने इस डायरेक्शन में जाते हुए क्या अप्लाई किया, केवीएल, क्योंकि मैंने आपको क्या याद करवाया था, हम हमेशा क्लॉकवाइज जाते हैं लूप को सॉल्व करते हुए। पूरी को क्यों नहीं सॉल्व किया, हमें चाहिए इतना सा पार्ट, इतने से पार्ट के ऊपर आपको कितने वोल्ट बना, 8 वोल्ट। तो अब आपको समझ आ गया कि जो हमारा क्वेश्चन था जिसमें हम रुक चुके हुए थे कि इस जगह पर पोटेंशियल कितना लिखना है, तो इस जगह पर पोटेंशियल आप 8 वोल्ट लिखेंगे। तो मैंने आपको अपनी तरफ से समझा दिया है कि अगर यहाँ पर एक बैटरी की बजाय 2 बैटरीज आ जाएं तो 2 बैटरीज प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने इस मेथड से सॉल्व करना है। नेट ईएमएफ में यहाँ माइनस कब आएगा, जब इसका ये चार ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, सॉरी क्लॉकवाइज कह रही है फ्लो करे, ये चार ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करे, यानी इस केस में दोनों बैटरीज एक दूसरे के करंट को अपोज कर रही हैं, इस वजह से नेट ईएमएफ में माइनस आया। अगर ऐसा हो जाता कि इसका इधर नेगेटिव हो जाता, इसका इधर पॉजिटिव हो जाता, तो अक्सर बच्चे ये भी सोच रहे होंगे ना कि अगर सर ऐसा हो जाता, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाता, तो फिर क्या हम ऊपर वाली बैटरी को पोलैरिटी वाला रूल अप्लाई कर सकते थे, नहीं कर सकते। देखें ना, अगर 2 बैटरी लगी होती ना तो आप सोचते देखें सर इसकी पोलैरिटी तो उसके साथ मैच नहीं कर रही, इधर पॉजिटिव आ गया ना, फिर भी आप ऊपर वाला रूल डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते थे। मतलब ऊपर वाला रूल क्या है कि पोलैरिटी रिवर्स की वजह से बैलेंस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट वाली बात आप अप्लाई नहीं कर सकते जब 2 बैटरीज हों। इस केस में अब आप लोगों ने क्या करना है, समझ आ गया कि अगर 2 बैटरीज हों तो फिर भी वो डायरेक्ट मनफी मनफी जमा जमा वाला रूल अप्लाई नहीं करना। इसमें क्या करना है, इसमें ये चाह रही है बैटरी करंट कैसे फ्लो करे, क्लॉकवाइज फ्लो करे, तो ये भी चाह रही है करंट कैसे फ्लो करे, क्लॉकवाइज फ्लो करे। तो इस केस के अंदर आप लोगों ने यहाँ पर क्या लगाना है, प्लस लगाकर नेट ईएमएफ निकालनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है कि इस पॉइंट पे आपका पोटेंशियल कितना बनता है। समझ की बात की। तो 2 बैटरीज प्रॉब्लम के अगर क्वेश्चन आ जाए, किसके आ जाए, 2 बैटरीज प्रॉब्लम के क्वेश्चन आ जाए, तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि माइनस माइनस प्लस प्लस देखने की बजाय आप लोग इस मेथड से देखें। हाँ, अगर दोनों बैटरीज की पोलैरिटी रिवर्स हो जाए, अगर दोनों बैटरीज की पोलैरिटी उसके क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, तो फिर आप डायरेक्ट कह दें बैलेंस पॉइंट नॉट एग्जिस्ट। लेकिन अगर 2 बैटरीज में से किसी एक की पोलैरिटी रिवर्स हो रही हो तो फिर बेहतर आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। और इस डायग्राम में नेट ईएमएफ निकालने के लिए दोनों बैटरीज एक दूसरे को अपोज कर रही, सपोर्ट कर रही हैं, तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए इसमें प्लस का साइन आप यूज़ करेंगे। बस खत्म होगी बात, यही इसके पॉसिबल क्वेश्चन थे। अब मैं थोड़ी सी इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ और देन हम इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन ये करवाए कि जो अननोन ईएमएफ वाले क्वेश्चन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आते हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक यूज़ उसने ये भी लिखा हुआ है कि आप लोग इसकी मदद से कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ भी कर सकते हैं, यानी इस डिवाइस की मदद से, यानी पोटेंशियोमीटर इज आल्सो यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ, यानी 2 बैटरीज की ईएमएफ को हम कंपेयर भी कर सकते हैं, उसमें भी ये करते हैं। उसके बाद सर्किट समझ लें, यहाँ पे एक बैटरी लगाते हैं जिसकी ईएमएफ या वोल्टेज वी है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो वही पोटेंशियोमीटर की हम अपनी वायर लगा देते हैं। ये आपके पास पोटेंशियोमीटर की वायर ए बी है, ठीक है। अब इस बात को आप 2 तरह समझ सकते हैं। एक तो मैं सिंपल सर्किट बना देता हूँ जो मैं अक्सर कहता हूँ, तो इसका सिंपल सर्किट तो ये बनता है कि आप लोगों ने सपोज करें कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ करना है, यानी 2 बैटरीज की ईएमएफ को कंपेयर करना है। कि यहाँ पर पहले आप अपनी फर्स्ट बैटरी लगाएं, यहाँ पर आप लोगों ने गैल्वेनोमीटर लगा लिए और ये स्लाइडिंग टर्मिनल है। इस बैटरी की ईएमएफ को E1 कह दें, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। आप लोगों ने एक बैटरी लगाई और आप स्लाइडिंग टर्मिनल को यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करते गए और आप लोगों ने देखा इस बैटरी की बैलेंस लेंथ L1 है। तो आप लोगों ने E1 बैटरी की
बैलेंस लेंथ L1 निकाल ली। फिर आप लोगों ने इस बैटरी को यहाँ से हटा दिया, यानी इस बैटरी को यहाँ से आप लोगों ने रिमूव कर दिया। इसकी जगह पर आप लोगों ने दूसरी बैटरी लगाई E2। E2 जब लगाई तो इस E2 लगाने से आप लोगों ने उसकी बैलेंस लेंथ फाइंड आउट की, और आप लोगों ने देखा उस न्यू बैटरी जो आप लोगों ने लगाई है उसकी बैलेंस लेंथ L2 है। E2 बैटरी की बैलेंस लेंथ क्या बनी? L2। और यहाँ से आप लोगों ने एक और चीज़ भी याद रखनी है कि जो EMF होती है उसका बैलेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है ना। जिस बैटरी की EMF जितनी ज़्यादा होगी ना, जिस बैटरी की EMF जितनी ज़्यादा होगी उसकी बैलेंस लेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। तो आप लोगों ने दो बैटरीज अलग-अलग से यहाँ लगाई, हर एक की बैलेंस लेंथ फाइंड आउट करते गए, और हमें ये रिलेशन ऑलरेडी पता है, बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता है नहीं ये कि EMF का बैलेंस लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो ये बन जाएगा E1/E2 इज इक्वल टू L1 क्या हो जाएगा L2। पता नहीं, जब ऊपर और नीचे क्वांटिटी सेम हो तो फिर बच्चों हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों कन्वर्ट कर सकते हैं कि इस इक्वेशन का हमेशा कांस्टेंट 1 की इक्वल आता है, तब प्रोपोर्शन लगाएं या इक्वल लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या हो रहा है, ये इसको मैं अगर वर्डिंग में लिखूं तो इसमें लिखा हुआ है कि रेशियो ऑफ EMF जो है ना, रेशियो ऑफ EMF जो है इज इक्वल टू है रेशियो ऑफ बैलेंस लेंथ की, इज इक्वल टू रेशियो ऑफ बैलेंस लेंथ। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। पंजाब की बुक में ना इस चीज़ को प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर भी वो कहता है, ये नहीं कहता है ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। हालांकि आप लोगों को याद है ना पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, इन शॉर्ट मैंने क्या बोला था, वो नल पॉइंट बोला था ना। अब उसकी वर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका प्रिंसिपल लिखवाया था। लेकिन पंजाब की बुक में इस चीज़ को भी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर ही बोलता है कि रेशियो ऑफ EMF इज इक्वल टू रेशियो ऑफ कौन सी लेंथ, बैलेंस लेंथ की इक्वल होगी। ठीक है ना। तो अब आपके ज़्यादातर MD कैट में जो सवाल आने के चांसेस हैं या ईटा में चांसेस हैं क्वेश्चंस के, वो इन्हीं फार्मूलाज के अकॉर्डिंग है। ठीक है ना। एक तो सीधा सीधा जो सबसे पहला नहीं मैंने सर्किट बनवाया था, बिल्कुल सीधा सा सर्किट था, बैलेंस लेंथ फाइंड करनी थी, उसी तरह के आने के चांसेस हैं। लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से जितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन लाने के, वो सब करवा दिए। मुझे नहीं लगता उससे हट के कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके ज़्यादातर सवाल इसके आएंगे। इसके किस तरह के सवाल आएंगे? इसके दो तरह के सवाल आएंगे। एक तो इसके MCQ ये आएंगे, आपको 2 बैटरीज होंगी, 2 बैटरीज होंगी, आपको कह देते हैं उन दोनों बैटरीज की बैलेंस लेंथ की रेशियो 3:4 है। कहते हैं 2 बैटरीज हैं और उनकी बैलेंस लेंथ की रेशियो 3:4 है, और आपसे ये डिमांड करता है कि उन दोनों बैटरीज की EMF की रेशियो बताओ। तो बहुत आसान है, जो रेशियो ऑफ EMF इक्वल टू रेशियो बैलेंस लेंथ, तो कितनी होगी EMF की रेशियो भी कितनी होगी, 3:4 ही होगी। एक इसका ये मेथड होगा, ये आपको EMF की रेशियो गिवन है और आपसे बैलेंस लेंथ की रेशियो पूछ लेता है, तो फिर भी वही बात है। दूसरा इसका सवाल ये आ सकता है, जो इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं, सपोज करें मैं इस फार्मूले को यूँ लिख देता हूँ, E1 इक्वल टू, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लो, E1 इक्वल टू, E1 को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूँ, E2L1 डिवाइड बाई L2। इसका मतलब ये कि इसकी मदद से हम EMF को मेजर भी तो कर सकते हैं ना, यानी इस फार्मूले से हम EMF को मेजर भी कर सकते हैं कि वो जो दो बैटरीज हैं, वो जो दोनों बैटरीज आप लोगों ने लगाई हुई हैं, अगर उन दोनों बैटरीज की बैलेंस लेंथ की रेशियो आपको पता हो और उन दोनों बैटरीज में से किसी एक बैटरी की EMF भी आपको पता हो, तो फिर आप इस फार्मूले से उस अननोन EMF को क्या कर सकते हैं, मेजर भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको 2 बैटरीज प्रॉब्लम आ जाए, कंपैरिजन ऑफ EMF में एक तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, दूसरा कंपैरिजन ऑफ EMF वाले फार्मूले से हम EMF को मेजर भी कर सकते हैं। ये नहीं मैं कह रहा E1 मेजर होगा, E2 भी मेजर हो सकता है। यानी जो दो बैटरीज हैं, उन दोनों बैटरी में से किसी एक की EMF पता हो और दोनों बैटरीज की बैलेंस लेंथ पता हो, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये ख्याल रखना कि L1 बैलेंस लेंथ किसकी होगी, यानी किस बैटरी की उसने बैलेंस, ज़ाहिर है यहाँ तो E1 और E2 लिखा हुआ है ना, जब क्वेश्चन आएगा वहाँ तो उन बैटरी की EMF इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स लिखी होगी ना। तो आप लोगों ने ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना है कि किस बैटरी की वो EMF की बात कर रहा है ना, जिस बैटरी की वो EMF की बात करेगा उसको आप लोगों ने उसी की बैलेंस लेंथ को उसके हिसाब से आप लोगों ने एडजस्ट करके लिखना है। तो जस्ट फार्मूला ही अप्लाई करना है, फार्मूला अप्लाई करके आप इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ईजी वे से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं बनेगा। तो उम्मीद आपको आइडिया हो चुका होगा। बाकी मैंने आपको बताया था कि इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, वो एप्लीकेशन तो आप लोगों ने पंजाब KPK की बुक में मैंने पेज नंबर भी बताया था, उस पेज नंबर से आप लोगों ने याद कर लेनी है।
इसके अलावा हम इसके क्वेश्चन तो बना सकते हैं कि इससे इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होंगी, क्योंकि वो चीज़ें कोर्स में नहीं हैं, तो इसलिए उन चीज़ों को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। शायद किसी अकेडमी में उन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह को इसको डिस्कस किया हो, तो मैं इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक इसलिए आपको नहीं करवा रहा कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे कोर्स के अंदर उसकी डिटेल इंक्लूड नहीं है, उसका फार्मूला इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए उसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह हम कैसे फाइंड करेंगे। वाइंड अप करते हैं इस बात को, नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 इज़ अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में चैप्टर है। KPK में और इंजीनियरिंग में तो पूरा चैप्टर इंक्लूड है, लेकिन जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशल पैकेज दिया हुआ है। ये उनका मेरे ख्याल है यूनिट नंबर, पिछला एक 8 था, ये 9 मेरे ख्याल बनेगा शायद, ये इनका यूनिट नंबर 9 शायद बनेगा। और इसमें सारा चैप्टर तो इंक्लूड नहीं है, इसमें वो कहते हैं कि अब थोड़ी सी बात मैग्नेटिक फील्ड के बारे में करें, यानी मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन दें, फोर्स ऑन कंडक्टर पढ़ें, इसके बाद वो कहते हैं टॉपिक एक पढ़ें, फोर्स ऑन चार्ज पढ़ें, और एक टॉपिक नया उन्होंने ऐड किया है, E/M रेशो, पहले नहीं होता था, नया ऐड हुआ है, E/M रेशो बताएं, और मोशन ऑफ चार्ज को डिस्कस करें इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो जो MD कैट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस यूनिट में से बस ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यही अंडरस्टैंड करने हैं। बाकी जो इंजीनियरिंग या ITA के स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी काफ़ी हद तक चीज़ें पता भी हैं, तो मैं भी मैग्नेटिक फील्ड पे बात कम करता हूँ। ये नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड पे बात करूँगा नहीं, कुछ देर बाद बात करूँगा, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हम शुरू कर लेते हैं फोर्स ऑन कंडक्टर से चैप्टर, ठीक है, इसके बाद में बात कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। देखिए हम लोगों ने इसमें क्या लिखना है, हम लोगों ने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखनी है। आप लोगों ने कल ये करके आना है कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को एक दफ़ा पढ़ कर आना है। कौन सी प्रॉपर्टीज़? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ कर आना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ होंगी उसी के अंदर एक दो छोटी छोटी चेंजेस करेंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बन जाएंगी। ठीक, तो हम इसको जब हम कल इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिस्कस कर लेंगे, अभी हम अपना एक मेजर टॉपिक कोशिश करते हैं ये वाइंड अप हो जाए, अल्लाह करे वाइंड अप हो जाए, लेकिन कोई इतनी बरकत ख़त्म हुई है आजकल कि जो टॉपिक शुरू होता है उसमें से पता नहीं क्या क्या बाहर निकल आता है। फिर फोर्स ऑन कंडक्टर, इस टॉपिक को मुझे यूँ लिखना चाहिए कि हम इस टॉपिक में ये पढ़ना चाह रहे हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक असल में पूरा यूँ है कि फोर्स ऑन कंडक्टर का मतलब है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। असल में होता ये है, ये चीज़ तो आप सबने पढ़ रखी कि सपोज करें ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से जब करंट I फ्लो करेगा तो करंट I के फ्लो करने की वजह से इसके अराउंड इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। जब कंडक्टर है उसमें से करंट I फ्लो कर रहे हैं तो करंट के फ्लो करने की वजह से इसके सराउंडिंग में इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसकी ये जो लाइंस होती हैं ना, इन लाइंस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो इसकी लाइंस हैं उन लाइंस को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा क्लोज पाथ बनाती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ पे मैंने बताया ना, कल पूरा लेक्चर दूंगा, ये हमेशा क्लोज पाथ बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज पाथ नहीं बनाती, ये बात मैंने बताई थी पहले भी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा क्लोज पाथ बनाएंगी। तो अभी हम स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज पाथ बना रही हैं। अब इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड को हम B से डिनोट करते हैं। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है इस तरह मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर ही है, ठीक है। आप इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कह लें या आप इसको मैग्नेटिक फील्ड कह लें। जिस तरह E के लिए मैं दो लफ्ज़ बोलता होता हूँ, मैं इसको अक्सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल देता हूँ
और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो वेक्टर ही होगा ना। तो इसलिए हम ई के ऊपर और बी के ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं और इनको फील्ड भी बोल देते हैं समटाइम, और इन्हीं को हम समटाइम इंटेंसिटी भी बोल देते हैं। तो बी स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको डायग्राम में शो हो रहा है और हमें समझ आ गया कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज पाथ बना रही है। ठीक है, ठीक होगी बात। अब हमें पता है कि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, थोड़ी थोड़ी बातें हमें करनी पड़ेंगी ना इसको शुरू करने के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो भी हम निकाल सकते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से ना, राइट हैंड ग्रिप रूल ना, राइट हैंड ग्रिप रूल से निकाल सकते हैं। क्या होता है कि कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करें, कंडक्टर को सपोज करें ये मार्कर है ना, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, जिसको मैं अपने राइट हैंड में होल्ड करूंगा और फिंगर्स को कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करें ताकि आपको करंट लगे और आप फारग हो जाएं। ठीक है, तो उसको अपने राइट हैंड में होल्ड करें, इंसुलेटिंग कंडक्टर, डरना नहीं, इसके अंदर करंट है, एक बार इंसुलेटिंग। ठीक है, वो होल्ड करें और थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में और फिंगर्स को कर्ल करें। कर्लिंग ऑफ फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस जगह से देखेंगे उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी, यूं फ्लो कर रहा है। इधर से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड और इधर किधर होगा आउटवर्ड। थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर भी अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आप ये सोचें कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये कंडक्टर है उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, तो करंट की वजह से वो कंडक्टर अपने सराउंडिंग में अपना क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी इस कंडक्टर ने भी अपने सराउंडिंग में क्या बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड बनाना है। अब अगर इस कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी कंडक्टर ने अपना मैग्नेटिक फील्ड तो बनाया हुआ है, अगर हम इस कंडक्टर को किस में रख दें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तब यहाँ दो मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे हो गए। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लू वाला एक्सटर्नल, और ब्लैक वाला किसका, कंडक्टर का। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की आपस में इंटरेक्शन ही होगी, इंटरेक्शन होगी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, इंटरेक्शन होगी, दो मैग्नेटिक फील्ड इकट्ठे हो गए ना, इंटरेक्शन होगी बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की आपस में इंटरेक्शन हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर, ये कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये कंडक्टर का हो गया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के दरम्यान में इंटरेक्शन हो रही है। इस इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से जो कंडक्टर होगा, ये बातें आपको थ्योरी में पढ़ी, मैं वैसे लिख रहा हूँ, कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, कंडक्टर पर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को हम बोलेंगे कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी होगी ना। सेम फील्ड इंटरेक्शन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करेगा ना। तो असल में होता ये है कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, हमें समझ आ गया, जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है तो उसके अराउंड अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब उस करंट कैरिंग कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। शुरू करता हूँ इस चैप्टर को। मैंने बोला कि फोर्स तब लगती है जब इंटरेक्शन होती है, जब क्या होती है, इंटरेक्शन होती है किसकी, दो मैग्नेटिक फील्ड्स की, एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड, एक एक्सटर्नल। यहाँ से मैं ये कंसेप्ट समझ आ गया कि अगर कोई कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो और उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हो, एक कंडक्टर है जिसमें से करंट, ये स्ट्रेट वायर के लिए एमसीक्यू लिख रहा हूँ, एक स्ट्रेट वायर है उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इस स्ट्रेट वायर पर क्या इसके अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी, इस स्ट्रेट वायर पर क्या इसके अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगी। फोर्स कब लगती है, जब इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड होगी तब फोर्स लगेगी। तो जो स्ट्रेट वायर होती है, क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड की आपस में इंटरेक्शन हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट तो करती नहीं है,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, ठीक है ना। तो इसका जो मैग्नेटिक, अगर स्ट्रेट वायर है तो वहाँ पर तो एक ही मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कंडक्टर या करंट की वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो फोर्स कब लगनी, जब इंटरेक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड्स होनी है। इसका मतलब ये कि स्ट्रेट वायर जो है, उस स्ट्रेट वायर पर अपने मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगने वाली फोर्स क्या होगी, ज़ीरो होगी। अक्सर बच्चे इस चीज़ को रॉन्ग करते हैं। इसके स्टेटमेंट में जब लिखा हुआ आएगा तो इस बात को याद रखना है कि अगर कोई स्ट्रेट वायर हो, उस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, उससे इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरिंग वायर पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। ये एमसीक्यू आपको लिख लेना अपने पास, इसकी वर्डिंग। फोर्स कब लगेगी, अब अगर हम उस करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगा, इंटरेक्शन करेगा। तो तब इस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी। मैंने एक बात की कि मैग्नेटिक फील्ड पर ही फोर्स लगाता है। इस बात को मैं छोटा सा आपको एविडेंस देता हूँ, लेकिन इस एविडेंस को मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं अभी थोड़ी देर तक आगे चला जाऊँगा। देखिए, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, छोड़े करंट कैरिंग कंडक्टर को। ये सपोज करें कि मैग्नेट पड़ा हुआ है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन किस स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है। वो इलेक्ट्रॉन रेस्ट की स्टेट में है। तो आपसे पूछ रहा है कि ये क्या इसके मैग्नेटिक फील्ड में नहीं पड़ा हुआ, बिल्कुल इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसकी नॉर्थ से किधर जा रही है, साउथ की तरफ जा रही है ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है। तो ये क्वेश्चन इसके कि क्या ये मैग्नेट इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, यानी ये मैग्नेट क्या इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाएगा। तो मुझे ये बताएं कि ये जब इलेक्ट्रॉन की स्टेट में है, रेस्ट की स्टेट में है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अपना मैग्नेटिक फील्ड कितना है, ज़ीरो है। मैं फार्मूला से नहीं करवा रहा, मैं भी फिजिकल बातें करवा रहा हूँ, बाद में ये सारी बातें फार्मूला से भी समझाऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट की स्टेट में है जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो है। तो मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फील्ड पर फोर्स लगानी है। ये बात अपनी जगह ठीक है कि इस इलेक्ट्रॉन का अपना एक फील्ड है जिसे हम किसका नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं, जिसकी इलेक्ट्रिक लाइन मैंने बना दी। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो अगर इसको किसी मैग्नेट के पास ले आता हूँ और मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके सराउंडिंग में तो है ना, मैग्नेट की तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी ना, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की मोशन को कहता है, डिस्क्राइब करो कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर कितनी फोर्स लगेगी। तो हम बोलेंगे इस केस में जो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगी वो ज़ीरो होगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा, कि उस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है और उसका सिर्फ कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर मूव करना शुरू हो जाता, अगर यही इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन किस में होता, मोशन में होता, अब इसको इसके मैग्नेटिक फील्ड में रख से, इस मूविंग इलेक्ट्रॉन को अगर इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में रख से, तो इस केस में अगर आपसे पूछता है तो क्या इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स ज़ीरो है, तो हम बोलते हैं इस केस में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाली फोर्स ज़ीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है। जब चार्ज रेस्ट में था, जब कोई चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह जनरल बात लिख सकता हूँ, जब चार्ज रेस्ट में होता है जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसका ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसका ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होगा। लेकिन जब आपका जो चार्ज होता है वो मोशन करता है, जब चार्ज मोशन करता है तो उसके कौन सा फील्ड होगा, उसके दोनों फील्ड होंगे, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब होगा, और उसका मैग्नेटिक फील्ड भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी दोनों फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। अब जब चार्ज मूव करेगा तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो जिसकी वजह से तो फोर्स लगेगी। हमें समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन करता है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ करता है। ये बात प्रूव हो गई है कि जब चार्ज रेस्ट में होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाता, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है चार्ज का। लेकिन अगर मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मूविंग चार्ज अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो मूविंग चार्ज पर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, क्योंकि फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से लगती है। यहाँ क्यों फोर्स नहीं लगी, उसकी फिजिक मैं फार्मूले से नहीं चीज़ें करवा रहा अभी,
क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको फिजिकली भी आनी चाहिए। समटाइम क्वेश्चन में फार्मूला आप उस तरह अप्लाई नहीं कर पा रहे होते या आपके माइंड में उस तरह चीज़ आ ही नहीं रही होती, तो फिजिकली सोच कर भी आप इस बात का आंसर कर सकते हैं। तो ये मैं आइडिया हो गया। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे कि वो जो कंडक्टर है जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उसके सराउंडिंग में तो उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड था ना, उस कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी, उस फोर्स का जो फार्मूला होता है वो हर मुसलमानों को याद है, F इज इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी होगा। ये उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स का फार्मूला है। आई उसमें फ्लो होने वाला करंट है, और ठीक है ना। और इस टॉपिक इस चैप्टर में हम जो करंट ले रहे हैं वो डीसी करंट ले रहे हैं, और डायरेक्ट करंट आपको पता है स्केलर है, ठीक है ना। स्केलर हमारा सेकंड ऑप्शन होगा, अदरवाइज हम इसको क्या चूज़ करेंगे, अगर टेंसर ऑप्शन आ जाए तो हम इसको टेंसर चूज़ कर लेते हैं, लेकिन टेंसर क्योंकि हमारी बुक में वर्ड यूज़ नहीं हुआ इसलिए हम इसको क्या चूज़ करते हैं, स्केलर ही चूज़ करते हैं। स्केलर के ऊपर मैंने 2 इसलिए लिखा है कि अगर प्रेफरेंस टेंसर की है, टेंसर ना हो तो ऑप्शन स्केलर चूज़ करना। खैर, जो डीसी करंट है हम उसको स्केलर ही लेते हैं, ठीक है। ये नस वगैरह में कभी कभार आपको तंग कर सकते हैं टेंसर के लिए, लेकिन वो स्केलर ही आपको ज़्यादातर कहेगा। अगर स्केलर ऑप्शन भी हो, टेंसर भी हो, तो फिर टेंसर को प्रेफर करेंगे, अगर टेंसर ना हो तो फिर हमेशा स्केलर जिंदाबाद। तो ये डीसी करंट है, असल में ये स्केलर है, ठीक है। इसमें लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, और लेंथ की कौन सी डायरेक्शन होगी, लेंथ वेक्टर की सेम एज करंट, यानी लेंथ की हम वही डायरेक्शन लेंगे जो किसकी डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। बी आपको पता है कि जो इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं है, करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नहीं है। लिख लें अपने पास, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि अभी हमारी क्या बात हुई है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिख लें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इस समय पता नहीं इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से इस लेंथ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती। ये बात हम लोगों ने पढ़ी है कि उस करंट की वजह से उस लेंथ पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी, ये भी बात कर चुके थे। तो फिर कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, इंट्रैक्शन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की हो रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर लिखना कौन सा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लिखना है। हम करंट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखेंगे, ये प्योरली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ कीज में जब उन्होंने धक्के से इसकी रिजल्ट देने की कोशिश की है ना मैग्नेटिक फील्ड को, जज्बात में आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर इसको नेट मैग्नेटिक फील्ड भी लिखा हुआ है कि हम दोनों कंडक्टर का और उसका नेट ले लेंगे ना, तो नेट का कोई चक्कर नहीं है, इसमें प्योरली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होता है। ये कंडक्टर और उसका नेट मैग्नेटिक फील्ड हम नहीं ले रहे होते, ये बात आप लोगों ने याद रखनी, ठीक होगी बात। अच्छा, ये मैं समझ आ गया कि ये फोर्स की बात होगी। अब ये किसका रिजल्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है। हम तो शुरू से फेमिलियर हैं, हमें पता है जो चीज़ क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट होती है उसका रिजल्टेंट के साथ एंगल कितने डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि फोर्स जो है वो लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी, यानी फोर्स लेंथ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगी। और दूसरी बात हमें ये समझ आ गई कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, परपेंडिकुलर मतलब एंगल 90 डिग्री होगा। या वही पुरानी बातें, अगर आपको सवाल आ जाता है एफ डॉट एल बताएं, तो हमें पता है कि इन दोनों वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट अगर हम लेंगे तो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं एफ डॉट बी ले लेते हैं, तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल आएगी। ये तो बेसिक सी बातें हमें समझ आ गई। यहाँ से एक और चीज़ भी हमें समझ आ गई, वैसे तो मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे बहुत लंबी चौड़ी बात में बात करूँगा, यहाँ से मैं डायरेक्शन फोर्स के बहुत सारे रूल, एक सिंपल सी बात करने लगा। मैं कह सकता हूँ जो फोर्स है, फोर्स इज जो होगी वो परपेंडिकुलर है टू दी प्लेन ऑफ एल एंड बी। जो बातें नज़र आ रही हैं वो तो साथ साथ लिख से जाते हैं ना, कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ एल एंड बी, यानी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की जो प्लेन होगी ना, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स की डायरेक्शन उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर आ रही होगी। ये तो कुछ छोटी छोटी बातें मैंने कलेक्ट की हैं जो इसकी वो हमें जो वेक्टर फॉर्म है वहाँ से मिल रही हैं। अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म को बच्चों ओपन कर दें तो हमारे पास फार्मूला, यानी मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसकी। चलें पहले वेक्टर फॉर्म को ओपन करते हैं, आई एल बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप आपको पता है क्या चीज़ होती है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है। एन कैप नॉर्मल यूनिट वेक्टर है और जो डायरेक्शन किसकी शो कर रहा है, फोर्स के, इज एन कैप इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर विच शोज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। की बात मैंने इसलिए की है, तो अगर आपसे ये पूछ रहे हैं इस केस में फोर्स में और इस नॉर्मल यूनिट वेक्टर का आपस में एंगल कितने डिग्री है, ये तो एंगल 0 डिग्री है ना, क्योंकि ये एन कैप जो है इसी फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है। अब अगर बच्चों मैं इसी फोर्स की मैग्नीट्यूड आपके सामने लिखूँ
तो यहाँ पर इस फोर्स की मैग्नीट्यूड कुछ यूँ बनेगी, F इज इक्वल टू आई एल बी और साइन थीटा हो जाएगा। पहले मैं आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें करवा देता हूँ, जो बेसिक सी बातें हैं ना, फिर हम थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इसके कर लेंगे, लेकिन पहले अपनी बुक को कवर करते हैं जल्दी से। देखिए थीटा एंगल आपको बता दिए एल और बी के दरमियान में है, और लेंस की कौन सी डायरेक्शन है, जो करंट की डायरेक्शन है। तो मैं समझ आ गया कि अगर सपोज करें ये डायग्राम यूँ बनी होती, ये करंट फ्लो कर रहा होता और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती। ये कोई कंडक्टर है ना जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज करें ये कोई कंडक्टर है जिसमें से करंट की डायरेक्शन है ना, तो इस केस में लेंस की कौन सी डायरेक्शन होती, वही लेंस की डायरेक्शन भी होती जो इस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन है। और ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वैसे एक ही मैंने बना दी है, इन दोनों में एंगल कितनी डिग्री है, समझ आ गया, जो करंट की डायरेक्शन है वही लेंस की डायरेक्शन। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एंगल 90 डिग्री। तो अगर आपसे पूछता है मैक्सिमम फोर्स कब होगी, ये आपको बातें आती हैं, वैसे मैं भी रिपीट कर दूँ। मैक्सिमम फोर्स तभी होगी जब एल और बी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। एल और बी इस केस में परपेंडिकुलर हैं, तो हमारे पास फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। परपेंडिकुलर मतलब साइन 90 पे 1, तो मैक्सिमम फोर्स का जो फार्मूला बनेगा वो बच्चों आपको किसकी इक्वल हो जाएगा, आई एल बी की इक्वल हो जाएगा। तो फोर्स मैक्सिमम इस एंगल पे लगेगी। फिर वो बात कर रहा है कि अगर हम जीरो फोर्स की बात करें, अब मैं थोड़ा जल्दी से बात करूँगा क्योंकि आपको चीज़ें याद भी हैं। अब अगर थीटा 0 डिग्री हो, थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या है, लेंथ एंड बी आपस में क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। पैरेलल का मतलब क्या है कि सपोज करें अगर किसी कंडक्टर में से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो लेंथ वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके साथ यूँ आ जाए, ये आपस में पैरेलल हो गए। अब अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, उस केस में थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। और अगर एंटी पैरेलल की मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, खुद से सोच लेना, अगर इस एरो को इधर लगा देना तो एंटी पैरेलल हो जाएंगे। अब हमें पता है इस फार्मूले में थीटा 0 डिग्री पुट करें या 180 डिग्री पुट करें तो फोर्स 0 होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वैसे अभी हम पढ़ रहे थे कि चार्ज रेस्ट में हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होती, चार्ज रेस्ट में हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने ये सीखा कि अगर जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की, चार्ज मतलब करंट ही होता है ना, चार्ज मतलब करंट ही होता है। अगर चार्ज की मोशन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, या 180 का मतलब क्या होता है, चार्ज की जो मोशन है, चार्ज में बना देता हूँ, सपोज करें करंट भी तो चार्ज का फ्लो है, ये चार्ज की मोशन और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाए, तो फिर भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब ये होगा कि चार्ज रेस्ट में हो तब भी मैग्नेटिक फोर्स 0 है, लेकिन मूविंग चार्ज पर भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। यानी मूविंग चार्ज की वजह में करंट चले, एक ही बात है, वैसे फर्क नहीं पड़ता, करंट बोले या चार्ज बोल दे। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि टॉपिक करंट क्या है तो इसलिए मैं ज़्यादा बात इस पर करंट पे करूँगा। इसका मतलब कि अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा हो तो उस पर फोर्स लगेगी। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है, मैं बार बार लाइन इसलिए चेंज करके बोल रहा हूँ कि आप एग्जामिनर की वर्डिंग को समझ सकें। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा हो, वो वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई हो, तो फिर भी फोर्स 0 हो सकती है। वायर में करंट भी फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल, वायर में करंट भी फ्लो कर रहा है यानी चार्ज मूव भी कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, फिर भी फोर्स 0 है। वो कब होगी, अगर वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल रख दें, तो दोनों पॉसिबिलिटीज पूरी हो रही हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज़ क्या, उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल है, लेकिन स्टिल फोर्स 0 है। तो ये स्पेशल केस वर्डिंग में आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि जब कभी क्वेश्चन आता है ना कि हमें वो पुरानी बात याद हुई होती है कि अगर क्वेश्चन आता है कि अगर एक वायर में करंट फ्लो कर रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो क्या उस वायर पर फोर्स क्या होगी, इक्वल टू 0 होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो हम क्या चूज़ करेंगे, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू 0। एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो और वो वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी हो, अगर वो वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी तो बताएं उस वायर पर फोर्स 0 होगी या नॉट इक्वल टू 0 होगी। तो लिख लें अपने पास, हम क्या बोलेंगे, मे आर मे नॉट बी इक्वल टू 0। कि वायर की ओरिएंटेशन मेंशन नहीं है ना कि वायर कैसे रखी हुई, बस रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में। हाँ अगर वो कह देता परपेंडिकुलर रखी हुई है तो फिर तो नॉट इक्वल टू 0 होती, फिर मे आर मे नॉट वाला ऑप्शन ना होता। अगर कह देता वायर पैरेलल पड़ी हुई है या एंटी पैरेलल पड़ी है तो फिर फोर्स मस्ट भी इक्वल टू 0 होती, क्योंकि साइन 0 पे और साइन 180 पे 0 होता है, फिर भी मे वाला ऑप्शन हम बच्चों चूज़ ना करते। उम्मीद है आपको बात मेरी समझ आ रही होगी, ठीक है। खैर ये छोटी छोटी बातें थी, आगे चलते हैं। आई एल बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ मैक्स लिख सकते हैं। ये वही बातें मैं कर रहा हूँ जो मैंने सारी बातें आपको एफ में भी समझाई थी। एफ इज इक्वल एफ मैक्स इंटू साइन थीटा। आपके वैसे ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल आते हैं ना इस फार्मूले के आते हैं, यानी वो मैक्सिमम फोर्स आपसे पूछता है कैलकुलेट करो। ज़रूरी नहीं है फोर्स का सवाल आ जाए, चार चीज़ें हैं, करंट है, एल है, बी है और एफ है ना, इन चारों में से कोई से तीन गिवन हो
तो फोर्स 1 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी हो सकता है इसका न्यूमेरिकल आ जाए कि आपको यहाँ पर कोई ज़रूरी तो नहीं 0 और 90 180 की बात हो, कोई और एंगल भी तो हो सकता है ना, कोई एंगल गिवन हो। ये 4 चीज़ें हैं ना। अब ये ना सोचें कि फोर्स को सब्जेक्ट बनाएगा, कुछ भी वो आप लोगों से पूछ सकता है इन चारों चीज़ों में से। तो इसके आप लोगों ने न्यूमेरिकल माइंड में रखने हैं। इसके न्यूमेरिकल आप क्या आ सकते हैं, इसकी शक्लें चेंज करके लिख देना। शक्लें चेंज का मतलब क्या है, सपोज करें मैं कोई एंगल का सवाल बना लेता हूँ कि एंगल फाइनल करें F/ILB है। तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो कहता है कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, फोर्स की मैंने L की मैंने LBI सब कुछ की मैंने, और आपसे पूछता है बताएं वो जो कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने डिग्री एंगल बन रहा होगा जिस पे ये पर्टिकुलर फोर्स जो गिवन होगी वो लग रही है। समझ आ रही बात ना। तो एंगल भी आप बता सकते हैं। तो ये माइंड में रखें कि फोर्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, किसी एक को भी सब्जेक्ट बनाकर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन सवाल में अगर मैक्सिमम वर्ड यूज़ हो जाए, मैक्सिमम फोर्स वर्ड यूज़ हो जाए, तो फिर आप लोगों ने एंगल को नहीं सोचना, फिर आप लोगों ने ILB की तरफ आ जाना है। आगे चलते हैं। इसकी जगह मैंने पुट कर दी है, ये बड़ा घिसा पिटा हुआ फार्मूला है। आपको पता है ना, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि F/F मैक्स की रेशियो बताओ, तो साइन थीटा ओवर 1 होगी। अगर आपसे पूछे ना करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, उस पर लगने वाली फोर्स की मैक्सिमम फोर्स के साथ रेशियो बताओ, तो वो अक्सर बच्चे फोर्स की मैक्सिमम फोर्स के साथ रेशियो 1:1 चूज़ करते हैं। इस फार्मूले से देखो तो साइन थीटा ओवर क्या बनेगी, 1 बनेगी। एक तो ये इसका क्वेश्चन आता है इस फार्मूले के। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, मैं वर्डिंग नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चन लिखूँ एट व्हाट एंगल फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, or at what angle force on current carrying conductor become under 3/2 times of its maximum value, or at what angle, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। एट व्हाट एंगल फोर्स ऑन कंडक्टर बिकम 2 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इस तरह के सवाल आएंगे। आप लोगों ने बस ये याद रखना है कि जब भी इस तरह का कोई सवाल आ जाए, रोजाना आपको समझाता हूँ, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन को इससे कंपेयर करना है। एफ किससे कंपेयर होगा, एफ से। एफ मैक्स किससे, एफ मैक्स से। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा आप लोगों ने हमेशा उसको किससे कंपेयर करना है, साइन थीटा की इक्वलेशन है। तो जो भी क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसको किससे, साइन थीटा से कंपेयर करना है। अगर साइन थीटा से कंपेयर करूँगा तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 नहीं हो जाएगा। जो भी नंबर लिखा होगा उसको साइन थीटा से कंपेयर करना है, तो साइन थीटा 1/2 हो गया। तो साइन की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है, 30 डिग्री पर होती है। और 30 डिग्री कितना होता है, π/6 रेडियन होगा। ये खुद कर लेना। अगर यहाँ पर ये वाली चीज़ लिखी हुई है, इसको जब साइन थीटा से कंपेयर करोगे तो ये एंगल कितने डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। खुद कर सकते हो आप लोग। अगर ये लिखा हुआ आ गया है, गड़बड़ होगी बड़ी। लेकिन आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 2 हो जाएगा ना। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मैंने आपको 100 दफ़ा बताया हुआ है कि साइन थीटा की सबसे बड़ी वैल्यू वैल्यू क्या होती है, वैल्यू क्यों नहीं होती, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1 नहीं होती। मतलब इस जगह पर जो नंबर आ रहा है ना, यानी इस जगह पर यहाँ पर जो भी नंबर लिखा, मैं इस जगह लिख सकता हूँ, दिस नंबर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्योंकि जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा दैट नंबर मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर अगर 1 से बड़ा नंबर आ जाएगा, 1.5, इवन 1.1 आ जाता, 1.2, 1.5 आ जाता, ठीक है, 1.5 इवन आ जाता, तो फिर आप लोगों ने याद रखना था इसका आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल होगा। वैसे 2 मैं अक्सर लिख देता हूँ, लेकिन मैंने ज़्यादातर जब किसी भी यूनिवर्सिटी में देखा है ना, तो यहाँ पर 2 की बजाय ना अक्सर उसमें जगह कम है, मैं इसी के ऊपर लिख देता हूँ, 3/2 लिखा होता है। तो 3/2 का मतलब क्या बनता है, 1.5। तो 3/2 भी तो 1 से ग्रेटर ही है ना, 3/2 भी तो 1 से क्या आ रहा है, ग्रेटर ही आ रहा है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, उसका आंसर आप लोगों ने एंगल चूज नहीं हो सकता, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होती। इसका ऑप्शन फिर आप लोगों ने नॉट पॉसिबल ही चूज करेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।